समवेयर इन माई माइंड ऑलवेज देयर वॉज अ लिटिल गर्ल। डिफिकल्ट था और हेजिटेशन था क्योंकि आई वॉज द ओनली फीमेल इन बैच। मुझे आई हैव टू गो फॉर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट। तो डू यू थिंक इट इज रॉन्ग? डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लो बेटर। अभी योगा का एक्चुअली मेन गोल क्या है? योगा का मेन गोल है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। ठीक है, आपका स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा होगा, आपका फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी अच्छा होगा, बट आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा क्या? आप जैसे मैंने आपको बोला सिलेंडर उठा पाओगे तो आप उठा पाओगे क्या? बहुत सारी मैं फीमेल एथलीट्स देख रही हूँ जो खुद प्रेग्नेंट होके भी वेट ट्रेनिंग वगैरह कर रही है, तो बैठ पा रही हो, अपने पोते पोतियों के साथ मतलब अच्छे से खेल पा रहे हो, पार्क में जा पा रहे हो। ये बेसिक है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अभी किसी का मेटाबॉलिज्म एक्चुअली स्लो रहता है स्टार्टिंग, तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होने के लिए महीना भर लग जाता है, फिजिकली हो गया, फिजिकली हो गया, बट अभी फैट लॉस में क्या हो गया, सडन रिडक्शन हो गया, तो वी डोंट इवन नो कि वो क्या हार्मोन चेंजेस आ रहे हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना वंदना आपका स्वागत करती हूँ एक नए एपिसोड में। आज का पॉडकास्ट है उन सभी फिटनेस लवर्स के लिए जो अपनी हेल्थ और स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट, एक पैशनेट जिम इंस्ट्रक्टर और एक सक्सेसफुल जिम ओनर जो सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि माइंड सेट भी स्ट्रॉन्ग बनाने में बिलीव करती हैं। इनका फिटनेस जर्नी, स्ट्रगल्स और सक्सेस के पीछे की कहानी सुनेंगे और साथ ही मिलेगा एक्सपर्ट एडवाइस जो आपके फिटनेस गोल्स तक पहुंचाने में मदद करेगा। आगे भी आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। वेलकम नम्रता। आज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले क्वेश्चन में हम यही लेंगे कि एक फिटनेस इंडस्ट्री में एज अ वुमेन, एज अ गर्ल आप कैसे आई? फिटनेस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो मैं बचपन से स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ। आई हैव प्लेड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। जैसे मैं कराटे में थी, कराटे में आई हैड 14 गोल्ड मेडल्स एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल, इंटरनेशनल्स भी खेली हूँ। प्लस कबड्डी में थी, प्लस कबड्डी भी स्टेट लेवल तक गई हूँ। प्लस थ्रो बॉल में थी, थ्रो बॉल में भी स्टेट लेवल तक गई हूँ। तो बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही। एंड जब मैं देन आई मूव्ड इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें की। जैसे आई वॉज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, तो यस, तो उसमें मैंने एक्सप्लोर किया। देन आई वॉज वर्किंग इन इयॉन IT पार्क एज अ स्टेरियो कंपोजिटर, एनिमेशन फील्ड में चेंज किया। वहाँ पे भी बहुत सारे अचीवमेंट्स वगैरह किए, बट समवेयर इन माई माइंड ऑलवेज देयर वॉज अ लिटिल गर्ल। उसको वो अचीवमेंट चाहिए था जिसने बहुत सारे मेडल्स अचीव किए थे, राइट? तो वो स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा जिंदा था। तो देन आई मेड अ थॉट कि आई वॉन्ट टू चेंज माई फील्ड, दिस इज नाउ और नेवर। तो जब वो सिचुएशन आया, वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट देयर आर जिम एरियाज जहाँ पे आप सर्टिफिकेशंस वगैरह कर सकते हो, ट्रेनर बन सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो, एक प्रॉपर करियर बनता है। अभी जैसे पहले का जो टाइम अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे इतना अवेयरनेस नहीं था, राइट? हमारे कोच वगैरह भी क्या रहते थे, वो सर्टिफाइड वगैरह नहीं रहते थे। जिनको वो चीज में अच्छा नॉलेज है वो अपने को सिखा रहे। तो उस वजह से आई रियली गॉट क्यूरियस कि किस तरीके से होगा, और मैंने इंफॉर्मेशन निकाला एंड देन आई डिसाइडेड टू बिकम अ पर्सनल ट्रेनर, और उस तरीके से सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया था। एज अ वुमेन इस इंडस्ट्री में कितना चैलेंजेस फेस किए आप? चैलेंजेस अगर आप बोलोगे तो फीमेल्स को चैलेंजेस पहले से ही रहते हैं, राइट? फैमिली से लेके प्लस आप जिस जगह पे करियर कर रहे हो। लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब मैं सर्टिफिकेशन भी जब करने जा रही थी, स्पेसिफिकली अगर एरिया की बात करूँ तो आई वॉज द ओनली फीमेल इन माई बैच। 50 लोगों की बैच में इनफैक्ट मतलब अगर आप परसेंटेज देखोगे, आउट ऑफ 100 देर आर ओनली फ्यू फीमेल्स, लाइक 4 to 5 फीमेल्स हु गेट सर्टिफाइड। और करियर भी आगे अगर बनाना है तो उसमें से कुछ ही करती है, राइट? तो इसलिए वो बहुत डिफिकल्ट था और हेजिटेशन था क्योंकि आई वॉज द ओनली फीमेल इन बैच। तो जेंट्स है बट उनको भी अप्रोच करने के लिए डर लग रहा है, मुझे भी उनको अप्रोच करने के लिए डर लग रहा है कि उनको ना लगे कि कहीं अदरवाइज जाए चीजें, राइट? तो स्टडी मटेरियल से लेके फ्लोर पे जाने तक
कि अरे ये तो फीमेल ट्रेनर है, इसको मसल्स के बारे में क्या पता होगा। तो ये जो सफर रहता है ना, तो आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ टू मेल क्लाइंट्स एज वेल कि ट्रेनर मेल फीमेल होने से चेंजेस नहीं आते, राइट। इवन विदाउट टचिंग यू, विदाउट स्पॉटिंग यू, मैं आपको फिर भी अच्छे से गाइडेंस कर सकती हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। सो दोज वर द चैलेंजेस आई फेस्ड। और एज ए विमेन आप एक मेल सराउंडिंग में होते हैं, राइट। तो एज ए वुमेन आप क्या फील करते हैं? मतलब आप जब थी वहां पे एज ए स्पोर्ट पर्सन थी और सर्टिफिकेट के लिए आप चैलेंजेस कर रही थी, तो उस समय आप एज ए इसको अचीवमेंट देख रहे थे, और उन बीच में जो स्ट्रगल चल रहा था उस समय का थॉट क्या होता था? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां अभी बाहर निकल के आ रही हैं, और एक मेल डोमिनेटिंग एरिया में अगर हम जा रहे हैं, राइट। तो उस समय का थॉट क्या होता है? मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जब मैं छोटी थी तो उस टाइम पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस निगेटिव स्पोर्ट्स फील्ड में होने की वजह से आए, बट मेरे आजू बाजू बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, और मैं उस वजह से कभी फिसली नहीं, राइट। और अभी ये जो मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है उसमें एक्चुअली डिफिकल्ट है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप कुछ ना कर पाओ, राइट। तो इट इज ऑल अबाउट कि आप कम्युनिकेशन किस तरीके से कर रहे हो, और किस तरीके से लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो वगैरह, तो उस हिसाब से हो जाता है। मतलब इतना डिफिकल्टी नहीं आएगा आगे। आपने फेस नहीं किया? किया है, बट मुझे वो कभी इतना बड़ा टास्क लेवल नहीं लगा कि नहीं मैनेज हो पाएगा, क्योंकि मैं पहले से ही वो चैलेंजिंग थी कि इसको तो देख लेंगे, वो वाला एटीट्यूड था। तो कभी मैंने वो दिल पे नहीं लिया कि जैसे कंपैरेटिवली बहुत फीमेल्स दिल पे ले लेती है और बैठ जाती है कि अरे नहीं मेरा करियर नहीं हो पाएगा, राइट। या फिर अरे 10 ट्रेनर्स में मैं अकेली लड़की कैसे रुकूं, या फिर मैं मेल ट्रेनर को कैसे क्लाइंट करूं। एक बार दो बार हुआ मुझे स्टार्टिंग में हेजिटेशन, बट मुझे बाउंड्री क्लियर करना आता है। वो एक जो लाइन मेंटेन करना रहता है ना, वो सबसे पहले अगर आप सीख गए ना कि प्रोफेशनली आपको किस तरीके से बात करनी है, अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो, मेल हो या फीमेल हो, आप उनसे काम के बारे में ही, मतलब उस हिसाब से ही आपका लेन देन हो रहा है, तो वो अपने आप वो दायरा बना के रहता है, और चीजें कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है। यस। अभी आपने बोला कि हम एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं, तो एज अ विमेन हम उसको कैसे ले कि इज अ इजी वे, और एक बाउंड्री जो क्रिएट करने की बात कर रहे हैं कि ये हो जाता है, वी स्ट्रांगली फाइट विद दैट, तो वो चीज आपने कैसे मेंटेन किया? तो हम बहुत सारे लड़कियों के लिए उदाहरण पेश कर सकते हैं। राइट। अभी उसके लिए ना मैं हमेशा एक तरीका आजमाती हूँ। मैं किसी से भी डायरेक्टली जाके बात नहीं करूंगी। मैं फर्स्ट फ्यू डेज ना मैं ऑब्जर्व करूंगी वो पर्सन का कैरेक्टर क्या है, ठीक है, स्पेसिफिकली मेल कैरेक्टर। और ऑब्जर्व करने के बाद ना एक आइडिया आ जाता है, एज वी हैव अ सिक्स सेंस, राइट, कि इनके साथ अपन कितना बात कर सकते हैं, कितने लेवल तक बात कर सकते हैं, और फिर उस हिसाब से बात करके हो जाता है। मतलब अभी क्या बोलूं। हो जाता है और क्या? सबसे बड़ा मेरे को बाउंड्री लाइन क्रिएट करने के लिए किधर डिफिकल्ट होता है पता है? हाँ। जहाँ पे लोग सोशलाइज ड्रिंक करने जाते हैं, राइट, एंड इफ यू हैव टू मेक कॉन्टैक्ट्स, तो अज्यूम किया जाता है कि आप भी ड्रिंक्स करने जाओगे लोगों के साथ, बट आई डोंट ड्रिंक, तो हाउ विल आई सोशलाइज, राइट। तो ये बहुत डिफिकल्टी होती है। इवन मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ ड्रिंक, वी बोथ डोंट ड्रिंक, ओके। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बाउंड्री क्रिएट करना, बट समटाइम्स यू हैव टू क्रिएट दैट क्लियर लाइन कि नो आई डोंट गो फॉर दिस। रिप्लेसमेंट में आप डाइट कोक पी लो, कुछ ये कर लो टू मेक कॉन्टैक्ट्स वगैरह, तो वही करना पड़ता। एज ए पर्सनल ट्रेनर से जिम ओनर तक का सफर कैसा रहा? इतनी छोटी सी उम्र में आपने एक जिम ओनर भी हो, और लॉट्स ऑफ अवार्ड्स भी आपने जीता है। तो अभी अभी रिसेंटली भी एक अवार्ड आपने लिया है, तो ये सब का सफर कैसे आपने तय किया? अगर बताया जाए तो बहुत ही खूबसूरत, बट बहुत ही दर्दनाक भी है, क्योंकि
फैमिली में से कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। और उसके फैमिली से मतलब मेरे हस्बैंड के फैमिली में से भी कोई बिजनेस बैकग्राउंड में से नहीं है। और बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर वेयर आई वाज अर्निंग अ गुड डिसेंट अमाउंट, इनफैक्ट ही वाज ऑन अ मैनेजरियल पोजीशन, वो सब छोड़ के टेकिंग दैट स्टेप कि जिसमें आपका सब कुछ दाव पे लगा है, ठीक है, और आपको पता भी नहीं है कि निशाना कहाँ पे लगेगा। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर अस, बट समहाउ वी मैनेज द फाइनेंस। जब हमको पता चला कि हमको इतना भी अमाउंट डालना पड़ेगा वगैरह वो सारी चीजें, वी हैड टू सेल आवर हाउस, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने वो डिसीजन लिया एंड देन एक्चुअली रियल स्ट्रगल चालू हुआ। हमें तो लगा कि हाँ मेन स्ट्रगल तो खत्म हो गया, रियल स्ट्रगल तो तब चालू हुआ। स्टाफ से लेके इनफैक्ट हमारे साथ फर्स्ट ईयर में फ्रॉड वगैरह से लेके बहुत सारी चीजें हुई। यस एक्चुअली और बहुत सारे एक जेलसी फैक्टर रहता है क्योंकि बहुत सारे इट्स इन अ प्रीमियम प्लेस ना जिम हमारा, तो बहुत सारे लोगों का नजर भी था वहां पे कि हमें चलाना है। तो वो भी एक एक्चुअली डिफिकल्टी हमको फेस करनी पड़ी, पॉलिटिकल पावर से लेके बहुत सारी चीजें। बट एक एक था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ थे कि नहीं करना है करके। तो अभी तो बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, बट फर्स्ट ईयर में इट वाज अ वेरी स्ट्रगलिंग पीरियड। और वो जो अचीवमेंट रहती ना, बहुत सारे दर्द होते हैं बट यू कांट शो इट ऑन योर फेस, है कि नहीं। वो मतलब आपने वो इमेज देखी रहेगी कि एक बंदा रहता है कि उसके पीठ पीछे पूरे ये लगा है, तीर लगे हैं बहुत सारे, एंड ही स्टिल स्माइलिंग। सो इट इज द फेस यू हैव टू कीप ऑल द टाइम, और नो वन कैन अंडरस्टैंड दैट पेन, राइट। तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ी थी। और बाद में क्या रिवॉर्ड तो जो है वो अल्फा फिटनेस हमारी मेहनत का नतीजा है कि जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो उसका अवार्ड हमको IHHF जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है फिटनेस को लेके, तो वहां पे हमें उस चीज से जाना गया बेस्ट फैसिलिटी अवार्ड करके। तो इसलिए हमें नॉमिनेट किया गया था वहां पे। यस, सो इट हैज स्टिल इट इज स्टिल रनिंग। मतलब अभी तो जस्ट एक ही अवार्ड अचीव किया है, एक या दो ही अचीव किए, अभी तो बहुत सारे अचीव करने हैं। अभी तो जस्ट बिजनेस में शुरुआत ही है। शुरू है। Yes, अभी yes. बहुत लंबी जर्नी है। मैं एक चीज में हमेशा बिलीव करती हूँ कि आप ना कभी भी सक्सेस के पीछे मत भागो। वो 3 इडियट्स में जो एक डायलॉग था ना कि एक्सीलेंस का पीछे भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, राइट। तो हमेशा आप जो हो वही रहो। हमेशा छोटी छोटी चीजें, एक एक स्टेप, अ लिटिल स्टेप, इवन इफ यू आर टायर्ड टेक अ लिटिल स्टेप, ठीक है, एवरी डे। तो वो छोटी छोटी चीजें जब आप करते हो ना, वो बिजनेस को लेके रहे या फिर आपके पर्सनल ग्रोथ को लेके रहे या फिर आपके एजुकेशन को लेके रहे, किसी भी चीज को लेके, तो छोटी छोटी चीजें जब आप करते हो आपको रिजल्ट अपने आप दिखने लगता है। और जो लोग आपको पीठ पीछे कुछ भी बोलते रहेंगे, क्या जो भी रहेगा, तो उनको जवाब अपने आप दिखते रहता है। सो यू डोंट हैव टू आंसर टू एनीवन। तो दैट इज द बिगेस्ट जर्नी फॉर मी, जो कि मैं 1 साल में इतना सीख गई हूँ। तो आई थिंक देर आर मेनी मोर लर्निंग्स टू कम इन माई ओनर्स जर्नी। आपका जिम अल्फा फिटनेस और जिम से अलग कैसे है? उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं जो हमें मिल सकती है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा फिटनेस इज अ काइंड ऑफ अ कंसेप्ट। अल्फा एक माइंडसेट होता है, जैसे नाम भी हमने उसी के लिए अल्फा माइंडसेट के हिसाब से ही रखा है। जो एक लीडर मेंटालिटी रहता है ना, कि जहाँ पे आपका मेंटली फिजिकली फोकस जो रहता है वो स्ट्रांग रहता है। सो इट इज ऑल अबाउट हाउ वी आर अचीविंग आर मेंबर्स टू बिकम दैट अल्फा मेंबर। ओके, तो उसमें उनका माइंडसेट से लेके फिजिकल फिटनेस से लेके उनके न्यूट्रिशन से लेके ओवरऑल हेल्थ जो रहता है उसके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे अगर आप नए मेंबर हो, आप हमारे यहाँ पे जिम ज्वाइन करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायरेक्टली फ्लोर पे नहीं छोड़ा जाता, राइट। आपका एक कंपलसरी एक BMI फाइल बनेगा, ठीक है। आपका जो एक हेड कोच रहते हैं या फिर प्रोग्रामर रहते हैं, उनके थ्रू आपका प्रॉपर एक आपका हिस्ट्री जाना जाएगा पहले, वर्कआउट का वगैरह क्या है क्या नहीं, उस हिसाब से आपका वर्कआउट प्लान बनेगा। सिमिलरली न्यूट्रिशनिस्ट जो है उनके साथ आपका हिस्ट्री जाना जाएगा, फिर आपका न्यूट्रिशन प्लान वगैरह बनेगा। और उस अकॉर्डिंगली अगर आपको जो भी वर्कआउट मिलता है, एक बिगिनर का मिलता है, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल पे हो तो वो लेवल का मिलेगा, राइट। आपको कितने ड्यूरेशन तक परफॉर्म करना है, उसका इंडक्शन, जिम प्रोग्रामिंग, कितने
सेट्स परफॉर्म करने वगैरह, वो सारे ट्रेनर्स आपको गाइड कर देते हैं बराबर से। ओके। और उस वजह से क्या होता है कि आपका, और ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये एवरी मंथ प्रोसेस है। मतलब हर मंथ आप ट्रैक भी कर पाओगे फिर, क्योंकि जैसे अभी सपोज आपने देखा कि आज आपका बॉडी फैट जो है या फिर बॉडी वेट जो है आपका सपोज 70 kg है, सो हाउ यू विल गेट मोटिवेटेड टू कम इन नेक्स्ट मंथ, राइट? तो नेक्स्ट मंथ भी आपको अगर बीएमआई के लिए कॉल आता है तो आप आओगे, देखोगे, अरे 70 का मेरा 72 हो गया, राइट? तो समवेयर यू विल फील कि अरे नहीं, मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए। तो इट इज एवरीडे ट्रिगर, एवरी मंथ ट्रिगर रहता है, एक वार्निंग रहता है कि आपको आना पड़ेगा करके। तो दैट इज द प्रोसेस वी मोस्टली फोकस ऑन, एंड वी ट्राई टू गिव एज मच एज पॉसिबल फैसिलिटीज टू आवर मेंबर्स। जैसे आप अगर देखोगे तो बहुत सारे लेवल के ग्रुप एक्स एक्टिविटीज है। ग्रुप एक्स एक्टिविटीज जैसे कि जुम्बा, कार्डियो एक्टिविटीज हो गया, स्ट्रेंथन फिटनेस को लेके हो गया। तो प्लस मेंबर्स को अभी जैसे आपने अगर एक हमारा चैलेंज देखा रहेगा, वेयर वी आर गिविंग 45,000 कैश प्राइस टू अ मेंबर हु इज ट्रांसफॉर्मिंग इन 45 days। तो यहाँ तक हम एक्सटेंड तक जा रहे हैं मेंबर को फोकस पे, ट्रैक पे लाने के लिए, राइट? तो इट इज ऑल अबाउट दैट ओनली। और उनको एक सपोर्ट एडिशनल करने के लिए हमने कैफे भी चालू किया है, विच इज हेल्दी एंड मी। तो उसमें ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फूड यू विल गेट, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, प्लस आपको होम डिलीवरी वगैरह भी अवेलेबल रहता है। प्लस आप ऑन कॉल ऑर्डर कर सकते हो, जोमेटो, स्विगी, मैजिक पिन से भी ऑर्डर कर सकते हो। और वो ऑर्डर करने से पहले क्या रहता है ना, आपका एक कॉल सेट होता है अगर आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जाना है प्रॉपरली, मतलब आपके गोल्स जाने जाते हैं पहले कि आपका फैट लॉस गोल है, आपका मसल गेन गोल है, तो आपको न्यूट्रिशनिस्ट पहले कॉल करेगा, आपका कैलोरीज इंटेक समझेगा, आपका अगर कोई प्रीवियसली न्यूट्रिशन प्लान है तो उसको समझा जाएगा पहले। और अगर अभी का कुछ है, मतलब न्यूट्रिशनिस्ट से ही लेना चाहते हो तो वो एक देखा जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट, या फिर आपके ट्रेनर ने कुछ बता के रखा है आपको, तो उस हिसाब से आपको अल्टर किया जाएगा। और कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे बाकी के जो भी क्लेम करते हैं हेल्दी फूड के इसमें, तो मोस्ट ऑफ देम यूज पाम ऑयल विच इज इंजूरियस टू एक्चुअली योर हार्ट, राइट? तो वो अच्छा नहीं होता आपके हार्ट के लिए वगैरह। तो ये छोटी छोटी चीजें, पोर्शंस वगैरह, मी बीइंग इनटू फिटनेस, आई मेक श्योर कि वो फूड किस तरीके से जा रहा है, क्योंकि मैं खुद भी वहां से खाती हूँ। इवन माई लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, राइट? तो वो एक चीज़ है। प्लस सप्लीमेंट स्टोर वगैरह है मेंबर्स के लिए, जो वहाँ से सप्लीमेंट्स वगैरह ले सकते हैं। उसके अलावा आप इट्स वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कम्युनिटी जहाँ पे हर कोई एक गोल अचीव करने के लिए आ रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अल्फा माइंडसेट जो रहता है ना, कि यहाँ पे आपको पार्टी करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली एक अल्फा माइंडसेट वाले लोग जो रहते हैं कि जिनको लाइफ में कुछ अचीव करना है। हर चीज की शुरुआत जो होती है वो अपनी फिटनेस से होती है। जब आप फिजिकली फिट रहते हो, आप मेंटली फिट रहते हो। आप मेंटली फिट रहते हो तो आप परफॉर्म अच्छा कर पाते हो, काम की जगह पे भी, रेगुलर लाइफ में भी, फैमिली में भी, राइट? तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ कम्युनिटी। अगर कंपैरिजन किया जाए बाकी जगह से, तो बाकी जगह पे क्या होता है कि आपको ज्वाइन किया जाता है, यू आर ऑन योर ओन, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर पर्सनल ट्रेनिंग। अदरवाइज अभी एक एज कैटेगरी होती है जो नहीं फंक्शनल परफॉर्म कर पाएगी, तो उनके लिए अलग से वर्कआउट क्या है, राइट? तो वो पर्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो उस हिसाब से वर्कआउट प्लान करना, उसको ट्रैक रखना और उनको सही गाइडेंस करना, ताकि उनका फोकस, उनको जो गोल उन्होंने लाइफ में रखा है वो बराबर से अचीव हो। या एक पर्सनल ट्रेनर कितना जरूरी है एक बिगनर के लिए, या फिर एक हम जब जाते हैं जिम तो हमें देख के ही लगता है इक्विपमेंट क्या है, राइट। तो पर्सनल ट्रेनर कैसे वर्क करते हैं वहाँ पे? ओके। तो पर्सनल ट्रेनर का जो कंसेप्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिर्फ काउंटिंग के लिए नहीं होता है, राइट? पर्सनल ट्रेनर का पहले का जो कंसेप्ट था वो वैसा होता था, क्योंकि सर्टिफिकेशंस वगैरह नहीं थी। बट अगर आप अभी का क्वालिफिकेशन देखोगे सर्टिफिकेशन का, तो उनको प्रॉपर एनाटॉमी से लेके मसल से लेके ईच एंड एवरी प्रॉपर उनको इंसर्शन ओरिजिन से लेके हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन की जाती है। आप अगर ये पर्टिकुलर
बायोमैकेनिज्म यूज कर रहे हो वर्कआउट करते समय, तो कहाँ पे कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा, तो ये इतनी डीप लेवल का नॉलेज उनको रहता है, जो कि बिगिनर लेवल पे कोई अगर बंदा सीखने के लिए आ रहा है तो मे बी उनको उतना ना हो, राइट। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रहती है माइंड मसल कनेक्शन, क्योंकि आप अगर कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, सपोज आप बाइसेप कर रहे हो, तो ये करने के लिए आपको कहाँ पे प्रेशर आना चाहिए ये फॉर्म करते समय, तो वो जो माइंड मसल कनेक्शन होता है ना, तो वो बनने के लिए तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और बिगिनर ऑलरेडी बहुत सारी चीजों से झगड़ रहा होता है, क्योंकि वो ज्वाइन करने का रीजन जो रहता है ना उसका जिम, वो इमोशनल रीजन रहता है कि मुझे इतने टाइम में ट्रांसफॉर्म होना है, राइट। ये बात तो सही है। और जब वो एक डिसीजन लेके आता है, वो जिम का क्राउड देख के घबरा जाता है। जब अच्छे फिजिक वाले लोग दिखते हैं या फिर प्रॉपरली हेवी लिफ्ट कर रहे हैं वगैरह, तो वो डर जाता है कि मैं यहाँ पे कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा। तो उस वजह से क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट जो है 1 महीने से ऊपर वर्कआउट कर ही नहीं पाता है, क्योंकि वो डर के मारे ही नहीं कर पाता है। उस वजह से आप अगर पहले ही टाइम पे से मतलब पहले 3 महीने जो रहते हैं ना आपके, जब आपको कंफर्टेबल होना रहता है वगैरह, तो उस टाइम पे अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेते हो तो आपको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग जो रहता है वर्कआउट का वगैरह, वो आपको समझ में आ जाता है कि कौन से वर्कआउट किस तरीके से परफॉर्म करने हैं, इससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा। आपका एक माइंड मसल कनेक्शन, बट सवाल पूछो, आप जो भी ट्रेनर हायर कर रहे हो उसको सवाल पूछो, ठीक है, कि ये क्यों करना है, ये किस लिए करना है। तो आपको जितना पता चलेगा कि आपके बॉडी के साथ क्या हो रहा है, आप चेंजेस देखते हो तो आप पॉजिटिव फील करते हो। जो आप 3 मंथ्स स्ट्रगल के साथ रहने वाले थे, वो आप पॉजिटिवली नोट पे एंड करते हो। आप जो गोल अचीव आपका 6 महीने में भी हो सकता है, वो आप 3 महीने में अचीव कर पाते हो, राइट। एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर बॉडी मोर पॉजिटिव वे। तो वो नेगेटिव सफर नहीं रहता, पॉजिटिव सफर हो जाता है अगर आपके साथ कोई अच्छा साथी हो तो, ठीक है। तो पर्सनल ट्रेनर कैन बी दैट साथी फॉर यू, कि जो अच्छे तरीके से आपको थ्रू आउट योर जर्नी गाइड कर पाता है। और इट इज अप्स एंड डाउन इमोशंस, बिकॉज मी बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर आई नो कि क्लाइंट्स का कितना डिफिकल्ट जर्नी रहा है और कितना इमोशनल जर्नी रहता है उनके लिए। इफ यू डोंट माइंड आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल। मेरी एक क्लाइंट थी जो डॉक्टर है, उन्होंने जब पहली बार जिम ज्वाइन किया था किधर, और आई डोंट नो द जिम्स नेम, वहाँ पे उन्होंने शायद पर्सनल ट्रेनर भी हायर किया था, और उनको बहुत निगेटिव एक्सपीरियंस आया, क्योंकि बहुत उनको फंक्शनल ट्रेनिंग वर्कआउट करा दिया पहले ही दिन में, एंड शी वॉज ओबिस, लाइक वन मोर देन 100 kgs वेट। तो ऑब्वियसली शी कुडंट परफॉर्म। तो बीइंग अ ट्रेनर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले का अभी मेंटल स्टेट क्या है, कौन से लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, और उनका गोल क्या है। जब आपको ये पता चल जाता है तो आप उस हिसाब से प्रोग्राम बना पाते हो, राइट। फर्स्ट आई रिमेम्बर फर्स्ट 2 months वी वर डूइंग जस्ट फ्लो वर्कआउट, दैट्स इट, रेजिस्टेंस बैंड वर्कआउट। हम जिम पे जाके हमने वेट्स को टच भी नहीं किया था। और फिर शी हैड दैट मिथ्स अगेन कि डेड लिफ्ट नहीं करना है, हेवी वेट नहीं करना है, उससे ये इंजरी हो जाती है। बीइंग अ डॉक्टर शी ऑलवेज हैड दैट क्वेश्चन, क्योंकि वो आता रहता है रील्स में, और डॉक्टर्स के यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें वो मतलब मे बी मिसकंसेप्शन है। बट विथ राइट फॉर्म एंड टेक्निक आई टॉट हर कि किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, क्या करना है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, प्लस डाइट कंसल्टेशन को लेके हो गया। एंड शी हैड पीसीओडी एज वेल। तो आई सॉ द डिफरेंस इन 6 months। 6 months में शी ड्रॉप्ड अराउंड 15 to 20 kg नेचुरली, विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा, लाइक सिर्फ एवरीडे आके वर्कआउट करना। मतलब स्टार्टिंग में तो उसको वो भी स्ट्रगल हो रहा था कि अरे मुझे नहीं हो पाएगा, मेंटली शी वाज स्ट्रगलिंग कि अरे नहीं आना है, ये होना। बट देन आई डिडंट हैव टू रिमाइंड हर कि अरे आओ नहीं आओ। तो वो अपने आप ना वो हैबिट बन जाती है, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। उसने वो आदत बना ली, खुद का एक पार्ट बना लिया कि वर्कआउट अगर मेरा नहीं होगा तो मैं किस तरीके से रहूंगी। जैसे आप ब्रश करने को एक लाइफस्टाइल बना लेते हो, आप ऐसे बोलते हो क्या, अरे कौन ब्रश करता है, नहीं कर बोलते हो, राइट। इट इज अ लाइफस्टाइल। तो आपके लाइफस्टाइल में है, पहले नहीं करते थे लोग पुराने जमाने में, अगर एकदम पुराने जमाने में एप की इसमें कैटेगरी में बोल रही हूँ, तो उस टाइम पे मे बी वो नया रहता है, राइट। बट अभी के टाइम पे क्या रहता है कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल में ऐड करना। और पर्सनल ट्रेनर अगर ये अवेयरनेस क्रिएट कर पा रहा है ना किसी भी मेंबर को, ही इज अ गुड पर्सनल ट्रेनर, डिस्पाइट उनको कितना भी एक्सपीरियंस रहे।
ठीक है, अगर कोई नया ट्रेनर है बट ही नोस कि सामने वाले को क्या चाहिए, अगर वो माइंड मसल कनेक्शन बना पा रहा है सामने वाले का, उसको वो आदत लगा पा रहा है, उसे वो प्यार करवा पा रहा है कि अरे यार तू वर्कआउट से प्यार कर, तू तेरी ये लाइफस्टाइल से प्यार कर, जो बाकी की जो लाइफस्टाइल है वो पीछे छोड़ के जब तुम एक नई जिंदगी जी रहे हो, राइट, इट इज डिफिकल्ट फॉर मेंबर्स एक्चुअली। तो जब तुम ये सिखा पाते हो ना, देन यू आर अ पर्सनल ट्रेनर, प्रॉपर पर्सनल ट्रेनर। जैसे कि अभी आपने बात की कि उनको बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे कि ये नहीं करना एक्सरसाइज, वो नहीं एक्सरसाइज करना है। तो हम पहले जब छोटे हुए करते थे, आज से हम 20 years बैक की बात करें, तो जब मेरा भाई एक्सरसाइज करता था तो मैं भी उसके साथ एक्सरसाइज करती थी। तो अक्सर मेरी माँ कहा करती थी कि तुम वो एक्सरसाइज मत करो, तुम्हारे बाइसेप बन जाएंगे और ये मस्कुलिन दिखेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, लड़कियों को थोड़ा सा सुडौल दिखना चाहिए। लेकिन मैं मानती नहीं थी, मैं एक्सरसाइज किया करती थी। तो मतलब एक राइट वे जाके करना कितना हेल्पफुल करता है, और जस्ट लाइक दैट कि करते हैं। देर आर स्टिल मिसकंसेप्शन इन द इंडस्ट्री, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना, अभी भी मैं कितनी भी फीमेल्स का कंसल्टेशन लेती हूँ ना, अभी भी जब भी बात करती हूँ, इवन माई मॉम, उनको ऐसा लगता है कि अरे मैं अगर वेट ट्रेनिंग करूंगी तो मेरे मसल्स बन जाएंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको 1 kg मसल बढ़ाने के लिए कम से कम 1 साल लग जाएगा। मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, उतना नहीं हो सकता है, ठीक है, बट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। और तो आप समझिए कि आपको अगर पूरा बॉडी बिल्डर बनना है, जैसे वो जेंट्स जो बाइसेप्स या फिर शोल्डर्स लेके जाते हैं, वैसे अगर बनना है तो आपको कितना साल वर्कआउट करना पड़ेगा वो फिजिक लाने के लिए। अभी लेट मी क्लेरिफाई फॉर यू, मेल और फीमेल हॉर्मोन्स बहुत अलग रहते हैं, इस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। जेंट्स में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहते हैं इसलिए उनके मसल्स जल्दी बनते हैं, फीमेल्स में इस्ट्रोजन ज्यादा रहता है इसलिए उनके मसल्स नहीं डेवलप हो पाएंगे उतने। ठीक है, वो कितना भी ट्राई कर ले, वो अगर हेवी भी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो भी उनका जो है मसल ग्रोथ होगा। ठीक है, मसल ग्रोथ मतलब मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, लेट मी क्लियर दैट टर्म। मसल ग्रोथ होगा मतलब आपका मसल डेंसिटी अच्छा होगा, राइट, आपका टोनिंग अच्छा होगा, ना कि आप मस्कुलर दिखोगे। ओके। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू फ्लेक्स तभी आप मसल्स दिखा पाओगे। बट आप जनरली अगर साड़ी में भी हो, अभी बहुत सारी फीमेल्स है जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स खेलती है, तो वो कंपटीशन के लिए उस तरीके से प्रिपेयर करते हैं खुद को, मे बी टेकिंग सम एक्सटर्नल मेडिकेशंस और टू एनीथिंग फॉर दैट। तो वो उनका स्पोर्ट्स है, तो वी कांट जज देम फॉर दैट कि अरे उनकी जैसे अपनी भी बॉडी बन जाएगी, राइट। मैं आपको बहुत सारे फीमेल्स का एग्जाम्पल दे सकती हूँ जो मेरे सराउंडिंग है, जो 5 से 10 साल से वर्कआउट कर रही है, हेवी लिफ्ट कर रही है, जस्ट फॉर जनरल फिटनेस, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। ठीक है, बट उनके तो मसल्स नहीं है, मस्कुलर नहीं है मतलब, बट दे हैव इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ। मतलब अगर कुछ शॉपिंग बैग्स लेके जाना है, सपोज घर का सिलेंडर उठाना है, जो डे टू डे लाइफस्टाइल एक्टिविटी रहती है, गाड़ी सरकानी है पार्किंग में से, वी नीड मेन सेल्फ, राइट, मैक्सिमम टाइम। बट मोस्ट ऑफ द फीमेल आई हैव सीन दे डू इट बाय देमसेल्व्स। बच्चों को उठाना है वगैरह, तो वो जो एक डे टू डे लाइफस्टाइल का जो पार्ट रहता है ना, वो उससे बिल्ड होता है, मस्क्यूलर नहीं बनते हैं। तो वो है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि जिम करने से कोई भी मस्कुलर नहीं बनेंगे फीमेल। जी नहीं बनेंगे। जैसे वेट लिफ्टिंग की बात की अभी, की नेचुरली जो भी घर का डे टू डे लाइफ में वेट लिफ्ट का काम हो जाता है वो महिलाएं कर पाती है। तो एक महिलाओं के लिए वेट ट्रेनिंग करना और या सिर्फ कार्डियो करना सही रहेगा? मैं बोलूंगी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्योंकि आपको अगर अच्छा लाइफस्टाइल जीना है ना, तो आपका फिजिकली एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकली एक्टिव सिर्फ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से नहीं हो सकते हो। कार्डियो किस लिए जरूरी होता है? आपके कार्डियो के लिए, हार्ट के लिए, राइट। तो आपका हार्ट रेट अगर मतलब कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस आपका अगर अच्छा है, मतलब हार्ट एंड लंग्स आपके अगर अच्छे वर्क कर रहे हैं, जो कि आप रनिंग करके अचीव कर सकते हो,
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी कर सकते हो, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में विद द हेवी वेट्स, राइट, बट आप कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रखते हो अगर, प्लस नॉट जस्ट दैट, बट आई विल सजेस्ट कि गो फॉर द योगा एज वेल। तीनों का अगर कॉम्बिनेशन रखते हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस प्लस वेट ट्रेनिंग, तो परफेक्ट आपका वर्कआउट ट्रेनिंग सेट हो सकता है। तो अगर आप कंपैरिजन का पूछोगे कि ये या ये, तो मैं बोलूंगी कि ये इसके साथ प्लस योगा एंड प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी वर्कआउट्स। यस। जैसे कार्डियो की अभी बात कर रहे हैं हम, तो एक अभी 2-3 साल से मैं ये देख रही हूँ कि जिम में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कि वीडियोस आते हैं, वीडियो क्लिप्स आते हैं, और बहुत सारे एक्टर्स का भी और बहुत बड़े लोगों का भी मैंने देखा कि उनका जिम में ही एक एक्सरसाइज के दौरान ही डेथ तक हो गई हार्ट अटैक के। तो ये हैवी वर्कआउट के कारण हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो जिम का क्या इसमें रोल आ रहा है? मैं एक बात बोलूं क्या, अगर आपने सुना रहेगा, मे बी आप नियर बाय रहते हो, तो यहाँ पे टाउनशिप में ही 1-2 साल पहले आई गेस एक पर्सन की, ही वॉज फाइन, फिट एंड फाइन, अच्छे से कंटिन्यू मैराथन वगैरह करता था, इनफैक्ट विच इज गुड फॉर कार्डियो, राइट, हार्ट के लिए तो बहुत अच्छा होता है, जिनका डेथ हो गया भागते भागते। अच्छा। तो इट यू कैंट प्रेडिक्ट दैट, राइट। जिम में हो रहा है, मे बी रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग प्लेस रहेगा, है कि नहीं? तो बट मैं उस चीज को लेके वहां पे नहीं ऐड करूंगी कि जिम की वजह से होता है, राइट, क्योंकि बहुत सारे अभी के जो जनरेशन्स है, अगर आप कंपेयर करोगे तो यंग जनरेशन्स को भी हो रहा है हार्ट रेट के प्रॉब्लम, राइट। तो वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। अगर आप कंटिन्यूसली हेल्थ चेकअप कर रहे हो, आपको अगर प्रॉपरली आपके ग्राफ्स पता है, सारी चीजें पता है, तो आप कहीं पे भी रहोगे तो भी आपको पता रहेगा, राइट। और तो ये मुझे मतलब जिम में की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, वो मिथ ही लगता है अभी तक। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछने का एक ही रीजन रहा है कि जिम जो जा रहे हैं, ऑलमोस्ट भी एक माइंड में होता है दे आर हेल्दी, यानी एक पर्सन हेल्दी पर्सन है, जा रहा है, वर्कआउट कर रहा है डेली, लेकिन उस दौरान हार्ट पे आना प्रॉब्लम, ये चीज मतलब दोनों को मिलाया जाए कि हेल्दी पर्सन को हार्ट अटैक आ रहा है, एज ए आउटसाइडर हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि जिम ही क्यों, अगर हम एक्सरसाइज करते करते डेथ कर रहे हैं, तो क्या ये हैवी एक्सरसाइज के कारण ही हो रहा है? ओके, तो एक हेल्दी इंसान का कंसेप्ट मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। हेल्दी इंसान मतलब ये रहता है कि जिसको एज वाइज और फिजिकली फिटनेस वाइज ही इज हेल्दी, राइट। तो जब कोई, इसलिए जिम में ना बहुत बार जैसे हमारे जिम ने हमने ये चीज कंपलसरी रखी है कि हम टेस्ट कराते हैं कंपलसरी। इनफैक्ट अगर मैं पर्सनल ट्रेनर भी कोई हायर करता है ना, तो पर्सनल ट्रेनर कंपलसरी उनको रिपोर्ट्स मांगता है कि आपने प्रीवियस रिपोर्ट्स कोई निकाले हैं क्या, ब्लड रिपोर्ट्स कुछ है क्या, दे अंडरस्टैंड देयर ऑल medical history first. If there is any type of critical heart problem, we don't allow them. Okay. क्योंकि जो भी चीज हार्ट पे अगर लोड आ रहा है तो इट इज नॉट गुड फॉर यू, राइट। तो यू बेटर गो कंसल्ट कार्डियोलॉजिस्ट। अगर उनको वो सजेशन नहीं मिला रहेगा मे बी उनके जिम से या फिर ट्रेनर से, तो मे बी वो हो सकता है कि वो एक्सीडेंट हुआ रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, मे बी मेडिकेशंस लेते रहेंगे, फैट लॉस मेडिकेशन, अभी उससे हार्ट रेट एकदम इंक्रीज हो जाता है, यू नेवर नो। फास्ट रिजल्ट के चक्कर में लोग क्या करते हैं, हाई कैफीन वाली मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, तो और उसके बाद वर्कआउट करते हैं। अगर आपका वेट ऑलरेडी 70-80 kg के ऊपर है, आपके BMI लेवल पे नहीं है, राइट, तो डोंट यू थिंक कि किसी भी नॉर्मल पर्सन को वो प्रॉब्लम हो सकता है? तो उसमें एक्सरसाइज का दोष नहीं है, आप जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हो ना, उसका दोष है। आप अगर पेशेंस रखते हो ना कि मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा, चलेगा, ठीक है, दिस इज माई एवरीडे प्रोसेस, कि मेरे को सुबह उठ के 2 बॉयल अंडे या फिर जो भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रहता है, सुबह उठ के मुझे इतना ही खाना है, रात को सोते समय मुझे इतना ही खाना है,
मेरा रेस्ट इतना होना ही चाहिए, मेरा नींद इतना होना ही चाहिए, मेरा वर्कआउट 2 घंटा मत करो, 45 मिनट्स इज ऑल्सो इनफ। मत दो हार्ट पे लोड। ठीक है, हमें किधर मिल्खा सिंह नहीं बनना है, हमें रेगुलर डे टू डे लाइफस्टाइल में अपने बच्चों के साथ खेल पाए वो वाली एनर्जी चाहिए, है कि नहीं? तो शॉर्टकट्स मत ढूंढो, क्योंकि अगर उनका, टू बी ऑनेस्ट, उनका अगर अपन मेडिकल हिस्ट्री देखें ना, तो मे बी दे हैव कंज्यूम एनी टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स, जैसे फैट लॉस मेडिसिन वगैरह, वो हो सकता है। तो आई डोंट वांट टू कम इनटू एनी टाइप ऑफ कंक्लूजन ऑन दैट, बट अगर उसका पूरा रिसर्च किया जाए तो सिर्फ एक्सरसाइज ही दोषी नहीं रहेगा। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। जैसे कि अभी आपने बोला कि उन्होंने कुछ सप्लीमेंट्स लिया होगा या कुछ ऐसे अनहेल्दी चीज किया होगा और शॉर्टकट अपनाने की चीज की होगी, तो एक्सरसाइज हमेशा से डाइट से जुड़ा होता है। तो डाइट और सप्लीमेंट और नेचुरल डाइट, ये सब क्या है जो कि एक हेल्दी वे में बनाता है? ओके, तो लेट मी क्लियर द कंसेप्ट फॉर यू। डाइट ना मुझे टर्म पसंद ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मतलब हेल्दी फूड खाओ यार। अभी ये सिंपल टर्म में यूज करती हूँ, हेल्दी फूड खा रही हूँ। डाइट क्या होता है कि जो तुम हेल्दी फूड खा रहे हो, मतलब जैसे अभी पालक खा रहे हो, तो पालक 1 kg खाओगे एक दिन में? नहीं खाओगे, राइट? तो उसको कितना क्वांटिटी में खाना है, विच कम्स इनटू द डाइट प्लान, कि कितना आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है वो पर्टिकुलर चीज, वो उसमें आती है। तो हेल्दी मील और डाइट प्लान, उसमें ये डिफरेंस आता है कि हेल्दी मील मतलब ये है कि बाबा अगर आलू हेल्दी है तो आप 1-2 किलो आलू खा लोगे? नहीं खा लोगे, राइट? कितना क्वांटिटी में खाना है वो, ये डाइट प्लान और हेल्दी मील में डिफरेंस है। सप्लीमेंट्स की अगर बात की जाए तो सप्लीमेंट्स ये जो रहता है ना, ये एडिशनल सोर्स रहता है जो आपकी बॉडी को नेचुरल फूड से नहीं मिल पाता है, राइट? अभी एक एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, आपके प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए आपको मे बी जितना चिकन खाना पड़ेगा, या फिर जितना पनीर खाना पड़ेगा, या फिर आपको जितना एग्स खाना पड़ेगा, आप बॉडी उतना नहीं खा सकती है, राइट? तो कहाँ से लाओगे उतना प्रोटीन? 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो यू विल हैव दैट 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन एंड यू विल हैव इट, दैट्स इट। तो जैसे डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है हमें, उसके जैसे बायोटीन अगर देखा जाए, बायोटीन जो है इट्स अ काइंड ऑफ अ सप्लीमेंट जो आपके नेल्स एंड हेयर के लिए अच्छी रहती है, राइट? तो वो एग से भी मिलती है बायोटीन सप्लीमेंट, बट एग से जितनी मिलती है उतनी मेरी मे बी न्यूट्रिशन कम पड़ रहा है, तो मुझे आई हैव टू गो फॉर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट। तो डू यू थिंक इट इज रॉन्ग? नो। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं हमें कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लो, विटामिन सी लो। क्यों बोलते हैं? विटामिन डी लो, क्यों? क्योंकि हम धूप में नहीं जाते, है कि नहीं? हमको नहीं मिल पाती है धूप, या फिर अभी जो धूप मिलती है वो अच्छी नहीं होती है कि नहीं? तो विटामिन डी अपने को लेना पड़ता है। तो सप्लीमेंट जो है ना, वो एडिशनल पार्ट है कि आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशंस आपको रिक्वायर्ड है, जो नेचुरली कम आ रहे हैं, तो आप वो ले सकते हो। सब सप्लीमेंट्स एक साथ लेना जरूरी नहीं है, जो रिक्वायर्ड है वही ले सकते हो। जैसे प्रोटीन की बात की, तो एक प्रोटीन का भी वेट लॉस में बहुत रोल रहता है। तो अभी प्रोटीन वेज के तरफ भी ज्यादा लोग मुड़ रहे हैं कि हम वेजिटेरियन हो के भी वेट लॉस मेंटेन कर सकते हैं, प्रोटीन का जो रोल है वो हम इससे ले। तो उसमें प्रोटीन वेजिटेरियन के तरफ से कैसे ले, वेज की तरफ से कैसे ले? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी मेरे जो हस्बैंड है, अभी ये साल वो पूरे वेजिटेरियन बन गए, ठीक है? तो ही इज फॉलोइंग प्योर वेज डाइट। प्रोटीन इंटेक उसका भी कंप्लीट वो कर रहा है, ही इज हैविंग सिंगल स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, ठीक है? सोया जो है उसमें भी बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन्स जो रहते हैं, प्लस पनीर, प्लस स्प्राउट्स वगैरह रहते हैं। तो इनफैक्ट वेज में बहुत सारे ऑप्शंस है प्रोटीन के। हाँ, उसके साथ कुछ एडिशनल फैट परसेंटेज वगैरह आते हैं, बट अगर आप वो प्रॉपर कैलकुलेशन में बिठाते हो, आपका कार्ब्स कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, तो आपको आप बराबर से उस हिसाब से कैलकुलेट करके खा सकते हो फिर। बट बहुत सारे सोर्सेज है वेज में भी, और बहुत सारे वेज बॉडी बिल्डर भी है जो प्योर वेज डाइट फॉलो करते बहुत सालों से, बहुत सालों से। दे आर स्टिल एबल टू, मे बी जॉन अब्राहम है, जॉन अब्राहम प्योर वेज डाइट फॉलो करते हैं, लुक एट हिज बॉडी, राइट? तो ही डजंट नीड एनी एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर इट, है कि नहीं?
मैंने ये बहुत ज्यादा सुना है वेट लॉस जर्नी में कि राइस नहीं खाना चाहिए, राइस को टोटली कट कर दो, रोटी खाओ। तो ये कैसे काम करता है, रोटी कैसे काम करता है, राइस कहाँ पे अफेक्ट करता आई वॉज वेटिंग फॉर दैट क्वेश्चन बाय द वे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ भी आप खा रहे हो ना, कुछ भी मल्टीग्रेन, है? ठीक है, रागी हो गया, नाचनी हो गया, भाकरी हो गया, या फिर वो चीला हो गया बेसन का, या फिर स्प्राउट्स का चीला हो गया, या फिर पास्ता हो गया, या फिर सेवैया हो गया, ठीक है, कुछ भी चीज आप खा रहे हो ना, उसका जो पोर्शन है, मतलब अभी सपोज आपके इसमें पोर्शन कितना बताया है, सपोज 50 ग्राम बताया है, डोंट गो अबव 50 ग्राम। अभी कुछ लोग चावल मतलब पूरा डाल के खा लेते हैं, राइट, या फिर रोटी बोला तो एकदम मोड़ के एकदम से ये, तो जितना रिक्वायरमेंट है, कोई भी फूड जो है ना, अपने नेचर ने इतनी खूबसूरती से चीजें बनाई हैं खाने पीने की, कि एक्चुअली अपने को कुछ भी एक्स्ट्रा सोर्स बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस उसको अपने को कितना न्यूट्रिशन, जैसे मैंने आपको डाइट के इसमें समझाया, कितना क्वांटिटी में लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज खाओ, और कोई भी चीज ओवर कंजम्पशन करोगे तो वो हार्मफुल ही रहेगी बॉडी के लिए। तो हमेशा एक ध्यान में रखना, जैसे आप चावल भी खा रहे हो, रोटी भी खा रहे हो, जितना ग्राम आपको बताया गया है, जितना आपके डाइट प्लान में लिखा है, या फिर आपके न्यूट्रिशन प्लान में है कि इतना ही होना चाहिए करके, दैट इज योर रिक्वायर्ड कैलोरीज मेंटेनेंस, ठीक है। कार्ब्स भी उतना ही रिक्वायर्ड रहता है बॉडी में, उतना आप खा सकते हो, डिस्पाइट वो राइस रहे या फिर चपाती रहे या फिर भाकरी रहे, कुछ भी चलेगा। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें बस डाइट का जब डाइट हम फॉलो करते हैं जो भी हमें दिया गया है, तो उस समय हमें क्रेविंग बहुत जल्दी होती है कि ये मैं खा लूं, और वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, जो हमारी एक डे टू डे लाइफ में होती है, जो हम खाते आए हैं बचपन से, तो एक क्रेविंग जागती है। तो उस सब पे कंट्रोल कैसे किया जाए? आप ये बहुत खूबसूरत सवाल पूछा आपने। मैं इसे, मेरा खुद का जर्नी जो था, जब मैं खुद ट्रांसफॉर्मेशन कर रही थी खुद का, उस टाइम पे मैंने खुद ने फेस किया। मैं जब भी कोई क्लाइंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जाती हूँ ना, आई ट्राई टू मेक इट ऑन माई सेल्फ फर्स्ट। तब भी मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि अरे नहीं, आपके साथ क्या होगा ना, मुझे पता है। तो इसको जवाब देने के लिए ना, आपका जब प्रोटीन इंटेक कंप्लीट होता है ना मैम, तो आपको क्रेविंग नहीं होती है। आई एम काइंड ऑफ अ फूडी जो चॉकलेट के बगैर नहीं रह सकती। हाँ, मैं नहीं रह सकती, मतलब मैं रात को 12-1 बजे चॉकलेट उठ के खा लूंगी, ठीक है। या तो फिर मैं पानी पूरी के बगैर नहीं रह सकती, मैं बर्गर, जो भी फास्ट फूड्स रहते हैं ना, पिज्जा वगैरह, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बट मैंने एक खुद को प्रॉमिस किया था एक टाइम कि बाहर का कुछ नहीं खाना है, मुझे कुछ भी नहीं खाना है। मैं सिर्फ जितना घर पे मैं ही बना रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी, जितना बताया गया है मैं सिर्फ उतना ही इनटेक करूंगी, देखते बॉडी के साथ क्या चेंजेस आते हैं। ये तो चेंजेस आए, लुक वाइज तो चेंजेस आए, कॉन्फिडेंस में चेंजेस आए, बट जब एक्चुअली मैंने सोचा कि अरे मैं बाहर जाके खाती हूँ कुछ तो भी, यू वोंट इमेजिन, मैंने फ्रेंच फ्राइज खाया और मैंने उल्टी किया। ओके। और मैकडोनल्ड्स में फ्रेंच फ्राइज खाया, जो कि मेरा सबसे फेवरेट फ्रेंच फ्राइज है, ठीक है। बॉडी मेरी अडेप्ट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने बॉडी को आदत लगा दी थी वो वाली लाइफस्टाइल की। अभी हमारी लाइफस्टाइल की आदत कौन सी है? ये वाली, राइट, जिसमें चॉकलेट्स, पानी पूरी। मैं वही बोल रही हूँ, मैं लाइफस्टाइल चेंज के बारे में इतना कॉन्स्टेंटली क्यों बोलती हूँ? जब आप उसके बारे में सोचोगे ना कि नॉट दिस, आई विल चूज दिस लाइफस्टाइल, सुबह उठना, मेडिटेशन करना, जॉग पे जाना, या फिर वर्कआउट करना, मेरा एक जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूटीन रहता है डे का, मैं सबसे पहला टास्क कंप्लीट करूंगी, और फिर बाद में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और फिर शाम को फिर से वॉचिंग सम गुड मूवीज विद फैमिली, और मे बी गोइंग आउट फॉर अ वॉक विद फ्रेंड्स और योर लव्ड वंस। ये इतना ब्यूटीफुल रूटीन है। इसमें वीकेंड में अगर आपको जाना है तो आप बाहर किधर चले जा रहे हो वगैरह, ये लाइफस्टाइल अगर आपने लाई, ये लाइफस्टाइल से निकल के, तो बहुत इंप्रूवमेंट होती है, आपको क्रेविंग्स ही नहीं होगी, ट्रस्ट मी, आई एम अ गुड एग्जाम्पल फॉर दैट। ठीक है। और रही बात चॉकलेट की स्पेसिफिकली, अगर क्रेविंग हो रही ना, स्वीट की क्रेविंग्स वगैरह, तो आपका जो हंगर लेवल होता है ना, वो फुलफिल नहीं हुआ है।
वो अच्छा। फुलफिल क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। अभी इवन आई फेस दोस मिसकंसेप्शंस, क्योंकि मैं किसी को भी डाइट प्लान अगर दे रही हूँ, न्यूट्रिशन प्लान अगर दे रही हूँ, तो सामने वाला अरे प्रोटीन स्कूप नहीं चाहिए, आप इसमें ये कर दो करके, बट समहाउ उनका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उतना खाना भी नहीं खा पाते, राइट? बट वो उतना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन इंटेक जैसे कंप्लीट नहीं होगा, आपका हंगर लेवल मतलब हमेशा आते रहेगा कि अरे पेट ही नहीं भर रहा है मुझे, कितना भी खाओ। फर्स्ट वीक सिर्फ प्रॉब्लम होता है, बाद में वो रूटीन में आ जाता है। लेकिन बीच बीच में स्वीट्स खाने का बहुत मन आई नो, करता है। होता है। मतलब कि अभी अचानक से क्रेविंग जाग गया और वो खत्म ही नहीं होता है कि मैं एक बात बोलूँ क्या? सॉरी टू, हाँ नहीं, बोल। नहीं। हाँ, मैं एक बात बोलूँ क्या कि आपको अगर स्वीट खाने का मन कर रहा है ना, रिप्लेस योर आइटम्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब आदतें ही छोड़ दो, इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि लॉन्ग टाइम अगर सस्टेनेबिलिटी चाहिए आपको, तो आपको सॉल्यूशंस भी ऐसे चाहिए जो लॉन्ग टाइम तक आप कन्विंस रहो, हाँ, राइट? जैसे आपको पता है कि आप अगर रोटी नहीं छोड़ पाओगे, तो रोटी छोड़ो ही मत, राइट? जैसे आपको पता है आप चॉकलेट छोड़ ही नहीं पाओगे, तो छोड़ो मत। चॉकलेट की जगह पे आपने रिप्लेसमेंट में क्या रखा, है कि नहीं? आपने डार्क चॉकलेट रखा सपोज, उसका क्वांटिटी एक कैडबरी के अलावा आप सपोज 2 बाइट्स खा रहे हो, राइट? देर आर मल्टीपल ओट्स का, अभी जैसे मैं करती हूँ, मुझे स्वीट क्रेविंग होती है, तो ओट्स का, डेट्स का, थोड़ा सा मैं कोकोआ पाउडर वगैरह ऐसा मिक्स करके उसके लड्डू बना के रखती हूँ। तो उससे मेरा जो चॉकलेट का क्रेविंग रहता है वो मेरा समवेयर मैनेज हो जाता है। स्वीट्स खा लिया कुछ। यस। तो आप ना जो भी अभी स्नैक्स जो रहता है, एक बेसिक एग्जांपल अगर इंडियन हाउस होल्ड में दिया जाए, तो स्नैक्स जैसे हमारे घर में एक फरसान तो मिलेगा आपको, है कि नहीं? वो तेल वाला फरसान रहता है, उसको रिप्लेस करो मखाना से या फिर पीनट से करो, उनका ग्लाइकेमिक इंडेक्स और ऊपर रहता है, तो आपका फुलफिलमेंट और अच्छा होता है। तो आप अगर इतना भी खा रहे हो, राइट, तो भी आपका पेट जल्दी भर जाएगा जितना इससे नहीं भरेगा। या फिर आप वो राइस पफ्स रहते हैं मुरमुरा, हाँ। राइट, वो खा लो, उसका भेल बना दो। अभी मुझे चटपटा पसंद है तो मैं घर पे वैसे बना लेती हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं शक्कर ना डालू किधर, शुगर ना डालू किधर। तो दोज आर द टेंडेंसी आई हैव अडेप्टेड। ठीक है, मैं अगर चाय पी रही हूँ ना, तो मेरे इसमें शक्कर नहीं रहेगी। मैं अगर कॉफी पी रही हूँ, मेरे इसमें शक्कर नहीं रहेगी। आई हैव मेड दैट टेंडेंसी। बट अगर वो नहीं छूट रही है स्टार्टिंग में, यूज शुगर फ्री, तब तक तो सब्स्टिट्यूट अपने पास बहुत है, बट आर वी रेडी टू यूज दैट सब्स्टिट्यूट? दैट इज द क्वेश्चन। शुगर फ्री अच्छा होता है? हाँ, अभी शुगर फ्री में और नॉर्मल शुगर में क्या फर्क है? ये शुगर फ्री जो रहता है ना, वो स्टीविया प्लांट से बनता है, ठीक है? तो वो उतना हार्मफुल नहीं है बॉडी के लिए, ठीक है, जितना नॉर्मल शुगर है। ओके। तो कंपैरेटिवली आप एटलीस्ट यू कैन प्रेफर दिस। पर दोनों हार्मफुल है कहीं ना कहीं। मैं तो सजेस्ट करूंगी शुगर लो ही मत। हाँ, ये बेटर ऑप्शन हाँ, है। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं छोड़ पाते, सुबह की चाय नहीं छोड़ पाते, राइट? राइट। मैं सुबह की चाय मतलब ऐसा है कि मैं लूंगी ही लूंगी, क्यों ना मैं ब्लैक कॉफी सुबह उठ के ले ली या फिर हॉट वाटर ले ली, लेकिन मुझे एक एक घंटे के बाद मुझे वो होगा कि मुझे चाय पीनी है, और खुद ही किचन में जाके वो बनाओ और जल्दी से पी के शांति से बैठो। वो चीज आ ही जाता है कि चाय एडिक्शन बोल सकते हैं उसको। समझ सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ शुगर जो है ना, रिप्लेस करो स्टीविया से। मैं ये नहीं बोल रही हूँ छोड़ दो, फाइंड योर रिप्लेसमेंट्स। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ना आपको, चटपटे का वगैरह, तो अगर आप एक मीडिएटर वे ढूंढ लोगे ना, तो बहुत आसान रहेगा, बहुत आसान रहेगा। अगर हम सुबह सुबह उठ के क्या ऐसा खाए, मतलब एक बेस्ट फूड आप बताओ और कुछ वर्स्ट फूड बताओ कि ब्रेकफास्ट में उसको लेना ही नहीं चाहिए, कि लेना चाहिए ये चीज तो आप लो ही लो, और वर्स्ट चीज की ये तो आप ब्रेकफास्ट में कभी लो ही नहीं। ऐसा क्या हो सकता है? आई प्रेफर प्रोटीन पैक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, और ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर डे, ठीक है? तो आप ब्रेकफास्ट ना बहुत अच्छा करो, ठीक है? क्योंकि आप पहली चीज जो पेट में डाल रहे हो सबसे पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई प्रेफर प्रोटीन, ठीक है? तो प्रोटीन में मे बी सपोज मैं आई गो विद एग्स, ठीक है? मे बी प्रोटीन शेक विद ओट्स, मैं उसको मिक्स करके कार्ब्स और प्रोटीन शेक का बाउल बनाती हूँ, जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के ओवरनाइट बना के रखती हूँ। तो दैट इज माई प्रेफरेबल ब्रेकफास्ट। अगर मुझे नेक्स्ट डे किधर जाना है,
रश में हूँ, अभी जैसे समर सीजन है तो समर सीजन में आई प्रेफर दैट टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट, तो वो सबसे बेस्ट रहता है, जिसमें तुम्हारा जो शुरुआत होता है ना वो फुलफिल होता है, लंच तक तुम रुक सकते हो, राइट। और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई विल सजेस्ट कि डोंट गो विद द चाय बिस्कुट, क्योंकि सबसे हानिकारक है। इवन दो दे आर प्रमोटिंग डाइजेस्टिव वाले बिस्किट्स, बट आप अगर उनके न्यूट्रिशन वैल्यूज देखोगे इट इज नॉट गुड, ठीक है। तो चाय बिस्किट वगैरह, पोहा भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज गुड, ठीक है, बट चाय बिस्किट मत खाओ। ये वर्स है। हाँ, मतलब मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि चाय बिस्किट सुबह सुबह, क्योंकि शुगर, पूरा शुगर खा रहे हो, देर इज नो न्यूट्रिशन वैल्यू इन दैट। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हाट यू आर हैविंग, शुगर डायरेक्टली, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और फिर किस तरीके से फिर आपको दिन भर क्रेविंग रहेगी फिर। एक और मैंने सुना है कि अल्कोहल से वेट गेन होता है, तो कौन सी बियर, वाइन और कौन सा ये ज्यादा हार्मफुल करता है? हेल्थ के लिए सब हार्मफुल ही है, लेकिन वेट गेन के पर्पस से अगर देखा जाए कि आप वेट लॉस जर्नी में हो, या फिर ये सोचते हो कि मैं नहीं भी हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कौन सा अल्कोहल को मैं अगर टोटली अवॉइड कर दूं तो वेट गेन ना होगा? हर टाइप के अल्कोहल को, ओके। क्योंकि मेन रीजन उसका ये है कि वो आपका मेटाबॉलिज्म खराब करता है। सबसे पहले आपकी पूरी नर्वस सिस्टम से लेके हर चीज ब्रेक डाउन हो जाती है। अगर आपने कभी अल्कोहल कंज्यूम किया, 1-2 टाइम। हाँ राइट, मैंने भी किया, ठीक है। लेट मी गिव यू मोर ब्रीफ एग्जाम्पल। जब अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपके बॉडी के साथ क्या होता है, आप हैंगओवर में उठते हो, राइट। हैंगओवर में उठते हो, आपका पूरा दिन खराब जाता है, योर माइंड इज नॉट स्टेबल, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। तो वो एक है। सेकंड, आपका मेटाबॉलिज्म मतलब स्लो चलता है, बहुत स्लो चलता है। तो कंसिस्टेंस बेसिस पे अगर आप वो चीज कर रहे हो ना, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो आपका एनर्जी बर्न नहीं होगा, एनर्जी बर्न नहीं होगा तो आपका फैट लॉस नहीं होगा, सिंपल एज दैट। तो इवन दो अभी बहुत सारे मार्केट में ये बोलते कि लो कैलोरी वाली अल्कोहल है, ये भी प्रमोट कर रहे हैं, बट डज दैट मीन यू हैव टू टेक अल्कोहल? आई मीन आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि अल्कोहल एनी टाइप ऑफ सेंस मेक करती है फिटनेस लाइफस्टाइल में। तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप जो बोले कि कोई कौन से टाइप के अल्कोहल आपका वेट गेन करती वगैरह, तो अल्कोहल मैं प्रमोट ही नहीं करूंगी कि किसी भी लेवल में हेल्थ के लिए अच्छी होती है, राइट। और कि वो कहीं से भी आपका वेट गेन करे या फिर कुछ भी जो भी रहे, वो इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एट ऑल। ठीक, नीदर स्मोकिंग नीदर ड्रिंकिंग, ठीक है। बहुत सारे हमारे फास्टिंग डाइट हैं अवेलेबल, तो हम बहुत सारे फास्टिंग डाइट करते हुए एक्सरसाइज भी करते हैं। तो जब ये सब चलता रहता है, तो जब एक्सरसाइज के लिए हम गए हैं तो हमें क्या खा के निकलना खा तो हम रहे ही नहीं है, फास्टिंग पे हैं, तो वो कितना वर्थ है एक्सरसाइज में जाना? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको लेके ना मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी कि सबसे पहले ना ये जानना बहुत जरूरी है कि सामने वाले का गोल क्या है, ठीक है। फास्टिंग कर क्यों रहा है, ठीक है। अभी फास्टिंग एक रहता है कि स्ट्रेंथ चाहिए, मेरे को स्ट्रेंथ मेंटेन करनी थ्रू आउट द डे। मुझे डे टू डे लाइफस्टाइल में जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, उसमें मुझे स्ट्रगल नहीं आना चाहिए, मैं सारी चीजें बराबर से कर रही हूँ, मेरा वर्कआउट भी होना चाहिए, ठीक है, मेरा रेस्ट भी बराबर होना चाहिए, मैं मेंटली जगह पे रहनी चाहिए। सिमिलरली कुछ जगह पे रहता है कि नहीं, मेरे को कुछ भी करके फैट लॉस चाहिए, कुछ भी करके, मतलब आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ अभी। तो मे बी सम पीपल गो फॉर दी फास्टिंग थिंग, आई डोंट बिलीव इन दैट टू बी ऑनेस्ट। 8 घंटे का, 12 घंटे का, 16 घंटे का फास्टिंग करके वगैरह, तो उस टाइम पे दे आर जस्ट उसमें क्या रहता है कि इन अ मॉर्निंग दे विल हैव सम फूड, ठीक है, या फिर दिन में कोई भी एक टाइम वो डिसाइड करते हैं कि मैं इस टाइम पे इतना फूड खाऊंगा उनके हंगर लेवल के ऊपर, और बाकी के टाइम में कुछ नहीं खाऊंगा, पूरा पानी पीऊंगा, ठीक है। बट आप मुझे अभी एक जवाब बताना कि अगर आप उस तरीके से कर रहे हो तो आपका वर्कआउट किस तरीके से होगा? इज इट ओके टू डू वर्कआउट? नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगी एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे हर 2-3 आवर्स में चाहिए। एग्जैक्टली, अभी आपका टाइप क्लियर है, बट अगर कोई हंगर लेवल उसका है ही नहीं,
इफ इज एबल टू डू इट दैट इज फाइन फॉर हिम। मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगी किसी को भी, बट अगर आपको अच्छा वर्कआउट भी करना है, आपको डे टू डे लाइफस्टाइल में भी मेंटेन रहना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपका जितना न्यूट्रिशन वैल्यू आपको बताया गया है, जैसे आपका अगर 1600 कैलोरीज आपको दिन में इंटेक करना है आपके BMI के हिसाब से, गो विद दैट, ठीक है। उसमें भी ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं रहता है कि दिन में 4 बार खाओ, आपको एक बार खाना है, एक बार खा लो। आपको 1600 कैलोरीज आपका कंप्लीट होना चाहिए थ्रू आउट द डे, और धीरे धीरे ड्रॉप कर रहे हो, दैट इज द मोस्ट इजिएस्ट वे फॉर अ चेंज। आप एकदम से कुछ अडाप्ट कर लोगे। अभी एज अ फीमेल यू मस्ट नो कि हम फास्टिंग वगैरह करते बहुत सारे, नॉर्मल फास्टिंग, जैसे हरतालिका या फिर वो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि वगैरह हो गया। तो मैं तो नहीं सस्टेन कर पाती, मतलब एक दिन भी अगर पूरा फास्टिंग कर लिया मैंने तो नेक्स्ट डे मुझे चक्कर आ जाएंगे, वर्कआउट तो दूर की बात है। तो मैं इस टाइप का मतलब कुछ भी चीजें सजेस्ट तो नहीं करूंगी, बट देयर आर टर्म्स इन मार्केट जो बोलते हैं कि करना चाहिए, इससे ये फायदा होगा। इवन समटाइम्स इज फाइन। अभी जैसे पुराने जमाने में हम फास्टिंग क्यों रखा गया था कि वो एक दिन पेट को आराम मिलना चाहिए, इसलिए फास्टिंग का टर्म रहता है। बट एवरीडे के टर्म पे अगर रखोगे तो बहुत एक्सट्रीम वीकनेस होगी। आप वर्कआउट छोड़ो, आप डे टू डे लाइफस्टाइल भी नहीं कर पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे, ऊपर से मे बी फंक्शनैलिटी आपकी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वर्कआउट के साथ तो इसको मैं कभी भी कोलैब करना नहीं प्रेफर करूंगी। अभी डाइट का ही बात कर रहे हैं, तो डाइट में सबसे ज्यादा गलत फहमियाँ किस बात को लेके होती है? आपने क्या देखा है सबसे ज्यादा? जैसे आपने पहले सवाल पूछा कि राइस नहीं खाना चाहिए, मैक्सिमम मैंने वही गलत फहमियाँ देखी लोगों की कि अरे राइस नहीं खाना चाहिए, या फिर रात को खाना ही नहीं खाना चाहिए, या फिर बहुत प्रोटीन किडनी खराब कर देता है, एक्सेसिव प्रोटीन, सप्लीमेंट्स अच्छे नहीं होते। तो बहुत सारे मिथ्स है डाइट्स में कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चिकन भी मत खाओ ज़्यादा, हीट बढ़ती है बॉडी में। बट ये मिथ्स तो है, बट वॉट एवर यू आर ईटिंग इन क्वांटिटी ना, इट इज ऑलवेज फाइन, कुछ भी। हाँ, मैंने भी सुना है कि जब आप नॉनवेज ज़्यादा खाते हो तो आप में अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हो आप। तो ऐसा भी कहा जाता है कि नॉनवेज को कंट्रोल में खाओ ताकि आपके अंदर का एंगर कम हो। ये क्या सही है? आप देखते हो कि नॉनवेज जो खाते हैं अभी तो ये इस चीज को लेके भी बोलते हैं कि जैसे स्पाइसेस अगर आप ज्यादा खाते हो तो आप ज्यादा तीखे बनते हो, मतलब तीखे बोलते हो करके। बट खाने का ये टर्म्स ना हमारे पुराने जमाने में यूज होते थे बहुत, कि मम्मी बोलती थी कि अरे ये मत खा, नहीं तो तू ये ज्यादा स्पाइसी खाती है ना इसलिए तीखा बोलती है, राइट। तो मे बी वो वहां से टर्म्स आए हैं, बट साइंटिफिकली अगर आप देखोगे तो उसका और अपने नेचर का कुछ चेंजेस नहीं रहता है। यहाँ पे वर्कआउट गलत फहमियों की हम बात कर रहे हैं, तो एक मुझे बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि जब हम पीरियड में होते हैं तो हमें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो ये क्या सही है और क्या हमें नहीं करनी चाहिए? अभी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अभी अगर कंपैरिजन किया जाए, अभी मेरी मम्मी की एनर्जी लेवल बहुत एक्सट्रीम रहती है, पीरियड्स रहे नहीं रहे, मेरी उतनी नहीं रहती है। आई फील टायर्ड, आई फील ओवरवेल्म, मैं बहुत इमोशनल रहती हूँ, या फिर मैं अपना पिलो लेके सो जाती हूँ, ठीक है। तो जब मेरे को उस टाइप का फीलिंग आ रहा है, आई हैव माई डार्क चॉकलेट मिल्क, ठीक है, उसके साथ जैसे प्रॉपर टिपिकल लड़की करती है मैं उस तरीके से बिहेव करती हूँ, ठीक है। बिंज वॉच कर लूंगी, वो दिन मेरा पैम्पर डे रहेगा पूरा। अगर मुझे मन करता है कुछ पीरियड्स में कि अरे नहीं मुझ में एनर्जी है, मैं वॉक के लिए चली जाऊंगी, मैं रन के लिए चली जाऊंगी, या फिर मैं एक बेसिक वर्कआउट कर लूंगी। तो इट इज ऑल अबाउट योर एनर्जी लेवल कि आपको कितना कंफर्टेबल है वर्कआउट में, पीरियड्स में वर्कआउट करना। आप अगर कंफर्टेबल फील कर रहे हो, अभी बहुत सारी फीमेल्स ऐसा है कि अगर उनका पीरियड्स है तो वो अपर बॉडी वर्कआउट ट्रेन करती है, ओके, राइट, ताकि उनको ज्यादा लोअर बॉडी में प्रॉब्लम ना हो। तो इट इज ऑल अबाउट देयर कंफर्ट जोन। अभी एनर्जी लेवल पे ही डिपेंड करता है वो। कभी कभी 2 बार भी हो सकती है। समटाइम्स यू फील ना कि यू शुड गो वॉकिंग, है कि नहीं, बाहर जाके थोड़ा सा जाके आते हैं, थोड़ा सा फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा। तो फेजेस रहते हैं,
अपना कभी फिक्स रहता ही नहीं है, राइट, कि सेम टाइप का ही जोन रहेगा हमेशा। तो आपको जिस तरीके से फील हो रहा है आप वो चीज़ करो उस टाइम पे। खुद को स्ट्रेस मत दो, खुद के ऊपर प्रेशर मत डालो कि अरे नहीं आपको वर्कआउट ही करना पड़ेगा, नहीं करना है मत करो, टेक अ रेस्ट डे, सिंपल। मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी कि जब मेरी पीरियड की टाइम आती है तो मान लो कि 10th को मेरी पीरियड की टाइम है, तो मुझे 5th से ही बहुत लो फील होता है, बॉडी पेन होता है। लेकिन जैसे ही पीरियड स्टार्ट होती है मैं फुल एनर्जी में होती हूँ कि मुझे अगर सामने वाला मुझे पहचान नहीं पाएगा कि मैं पीरियड में हूँ, वैसा होता है। लेकिन उससे पहले 5 डेज मेरे लिए डिफिकल्ट होता है। लोग ये समझने में मुश्किल करते हैं कि भाई पीरियड में भी नहीं है तो हुआ क्या, मतलब ये चीज़ को मुझे समझ ही नहीं आता है कि इसको कैसे टेकल किया जाए। कि उस टाइम मैं कबड्डी भी खेल लूँ, मैं बैडमिंटन बहुत ज़्यादा प्रेफर करती थी पहले कि मैं खेलूँ पीरियड में, और उससे पहले मुझसे नहीं हिला भी नहीं जाता था कि मैं लो फील करना कि नहीं मैं बैठी रहूँगी, मुझे नहीं कुछ करना। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता है। होता है वो फेज ना, आता है, अभी मुझे भी वैसे ही होता है एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब मेरा ऐसा है कि 3 days बिफोर पीरियड्स एंड 2 days आफ्टर ड्यूरिंग पीरियड। बाकी के तीसरा चौथा पांचवा दिन का इतना कुछ नहीं रहता है, बट पहले 2-3 दिन ना समझ में आ जाता है। इट इज नॉट इवन अबाउट पेन, ठीक है, पेन भी नहीं हो रहा है, बट बस वो वार्निंग आ जाती है कि हाँ राइट कि अभी समथिंग इज गोना हैपन, मूड चेंज होना, बहुत सारी चीजें चेंज होना। तो इट इज अ hormones, right? We can't do anything about it. But what we can do to make us feel better, जो आपको ठीक लग रहा है ना, सिर्फ वो चीज़ें करो। बट जैसे वॉक का मैंने बोला आपको, तो वो बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। आप अच्छा म्यूजिक प्ले कर लो, है कि नहीं, आपको जो अच्छा लगता है, या फिर अच्छा खाना खा लो। उस दिन मत करो डाइट वगैरह, कुछ भी जो आपको पसंद है वो खा लो। तो समवेयर आपका वो बैलेंस रहता है फिर, है कि नहीं। वर्कआउट का अगर देखा जाए, आपकी अगर स्ट्रेंथ नहीं है, गो फॉर द लाइट वर्कआउट, एकदम लाइट वर्कआउट, हेवी मत करो बिल्कुल भी, है कि नहीं। तो योगा कर लो, या फिर वो भी एक अच्छा रहता है, मेडिटेशन कर लो। तो बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स रहते हैं कि बट मुझे ऐसा एक लगता है कि वो चीज़ें हमें कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। वॉट एवर वी गो थ्रू, राइट। तो जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। और छोटी मोटी चेंजेस, अगर आप उस दिन सपोज कुछ मीटिंग वगैरह है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें है, तो इस तरीके की हम चीज़ें अडाप्ट कर सकते हैं लाइफस्टाइल में, जिससे हमें डे टू डे लाइफस्टाइल में दिक्कत ना हो। फिर जैसे कि अभी योगा का बात किया, तो योगा एज अ वीमेन हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि योगा कर लो, योगा क्लास ज्वाइन कर लो, जिम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत सारी लड़कियां फेस करती हैं कि योगा तुम्हारे लिए सही रहेगा थ्रू आउट, और एक बार सीख लिया तो घर पे भी कर सकते हो, जिम तो जाना पड़ेगा, तो जिम से अच्छा है योगा कर लो। तो उस पे आपका क्या राय होगा? मैं इसको लेके एक बहुत अच्छी चीज़ बोलूँगी। अभी योगा का एक्चुअली मेन गोल क्या है? योगा का मेन गोल है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। ठीक है, आपका स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा होगा, आपका फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी अच्छा होगा, बट आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा क्या? आप जैसे मैंने आपको बोला सिलेंडर उठा पाओगे, तो आप उठा पाओगे क्या? तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि योगा गलत है या फिर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा ये चीज़ में बिलीव करती हूँ कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी चीज़ कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी रह रहे हो, जो भी कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ का एक मॉडरेशन में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ना एक माइंडसेट क्यों बन चुका है, क्योंकि फीमेल्स के लिए वो चीज़ जगह सेफ नहीं लगती है एक्चुअली। तो इस वजह से वो, अरे उसके लिए सब्स्टिट्यूट क्या है, तो मैं योगा चली जाऊंगी, अरे उसके लिए सब्स्टिट्यूट क्या है, मैं जुम्बा चली जाऊंगी, काम तो मेरा हो ही रहा है ना, तो मैं जिम में क्यों जाऊँ जहाँ पे 10 लड़के रहते हैं बॉडी बनाए हुए। तो वो शायद वो बहुत पहले से वो चीज़ ना बताई गई है कि अरे नहीं जिम में क्यों जाना है तुमको, तुम जुम्बा कर लो, अरे जिम में क्यों जाना है तुमको, योगा कर लो, राइट। तो वो माइंडसेट में बैठ गया, राइट। बट अभी के टाइम पे अगर आप देखते हो तो वो अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है। इवन मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि जितना अवेयरनेस क्रिएट करूँ
जैसे आपने इस चीज़ को लेके पूछा पीरियड्स को लेके वगैरह, मैं मोस्टली ट्राई करूँ कि स्पेशल पॉपुलेशन जो रहता है ना, स्पेशल पॉपुलेशन मतलब जैसे प्रेगनेंसी हो गई फीमेल्स की, उसमें वर्कआउट करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, या फिर जो इंजरीज वाले क्लाइंट्स है, जेंट्स भी हो गए, ठीक है, जिनको सपोज एक्सीडेंट हो गया है, तो एक्सीडेंटल इंजरी वाले लोगों ने वर्कआउट वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्लस अगर कोई ओल्ड एज वाला है, अब वो 60-70, तो उन्होंने वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का सीखने के लिए जितना अपग्रेड कर पाऊंगी उतना मैं अवेयरनेस क्रिएट कर पाऊंगी। आपने बात की अभी प्रेगनेंसी में भी एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है, तो ज़्यादातर हम लोग प्रेफर भी करते ये है कि योगा कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान में। तो ये क्या एक एक्सरसाइज भी किया जा सकता है प्रेगनेंसी के साथ? एक्सरसाइज का टर्म ना लोगों ने फंक्शनल ट्रेनिंग के साथ जोड़ दिया, ऐसा मुझे लगता है। एक्सरसाइज मतलब जंपिंग जैक्स वगैरह वो नहीं होता है, ठीक है। एक आपको अगर वेट ट्रेनिंग अगर आप देखोगे ना, वेट ट्रेनिंग में भी प्रॉपर ब्रीद आउट ब्रीदिंग टेक्निक रहती है जी, ठीक है, जिसमें आपका कोर एंगेज होता है, ठीक है, विच इज गुड फॉर योर कोर, राइट, और साइमल्टेनियसली इट इज हेल्पिंग यू, आप अगर आगे जाके प्रेग्नेंट हो रहे हो वगैरह, राइट। तो ये एक्चुअली इंडिया में ना अवेयरनेस बहुत कम है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हो ना, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 7 to 8 मंथ का जब उनका चलता है, तो उस टाइम पे दे आर डूइंग प्रॉपर वेट लिफ्टिंग। हाँ, देयर वुड बी सम गाइडेंस, ऑब्वियसली वो फॉलो करेंगे उस चीज़ को लेके, किस तरीके से करना है क्या वगैरह। बट इंडिया में इवन डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते, डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते कि आप योगा कर लो, क्योंकि दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, क्योंकि कोई प्रोफेशनल सिखाने के लिए भी नहीं उस तरीके से, राइट, गाइडेंस ही नहीं है बताने के लिए कि एक्चुअली क्या सही है क्या गलत है। बट अभी इंडिया में भी वो ट्रेंड चालू हुआ है। बहुत सारी मैं फीमेल एथलीट्स देख रही हूँ जो खुद प्रेग्नेंट होके भी वेट ट्रेनिंग वगैरह कर रही है। योगा रखो, बट वेट ट्रेनिंग बुरा नहीं है। वेट ट्रेनिंग जो है ना, आपको इनफैक्ट बहुत हेल्प करेगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अभी बहुत सारी एक्टिविटीज जो रहती है ना, जो पुराने जमाने में होती थी, उस टाइम पे ये बहुत जनरलाइज था, क्योंकि उस टाइम के औरतें जो थी वो हमेशा बहुत क्लीनिंग वगैरह, बैठ के वो यहाँ से वेल से पानी निकालना वगैरह, तो वो बहुत नॉर्मल था उनके लिए, राइट। और नॉर्मल डिलीवरी हो रही, घर पे ही कर रहे हैं। अभी के टाइम पे इतना कॉम्प्लिकेशंस क्यों है? क्योंकि अभी के टाइम पे जो लाइफस्टाइल है ना अपनी, हम झाड़ू मारने के लिए हमारे पास बाई आती है, वैक्यूम करते या तो फिर, राइट, या तो फिर पोछा लगाने के लिए अपने पास स्टैंडिंग मॉप रहेगा, हम नीचे बैठ के पोछा नहीं मारेंगे, या तो फिर बाई आएगी, राइट। तो ये छोटे छोटे चेंजेस जो है ना वो पहले नहीं रहते थे। या तो फिर अभी की जो लाइफस्टाइल में जैसे कि बैठना ज्यादा होता है। अभी पहले के लोग नीचे बैठते थे डायरेक्ट, राइट, अभी हम इसी लेवल पे बैठते हैं। या फिर आप कमोड्स भी देखते हो, इंडियन कमोड्स नहीं होते जनरली, अभी वेस्टर्न कमोड्स हो गए। तो आपका जो स्क्वाटिंग पोजीशन है वो कम ही हो गया। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि आपका मतलब एक्सरसाइज बॉडी यही नहीं हो रहा है, मूवमेंट ही नहीं हो रहा है कुछ भी। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या फिर प्रेगनेंसी में हो, अगर आप पहले से वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो और आप सडनली शुरू करोगे, ऑब्वियसली आई वोंट अलाउ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है माइंड मसल कनेक्शन क्या होता है, एक किस तरीके से एक्चुअली ब्रीदिंग ब्रीद आउट होना चाहिए। आपको सीखने में ही 2-3 महीने कम से कम लग जाएंगे, है कि नहीं? तो उस टाइम पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। बट आप अगर पहले से करते आ रहे हो वेट ट्रेनिंग, जैसे 2-3 साल से करते आ रहे हो, 1 साल से करते आ रहे हो, और उस दौरान अगर आप अगर कंसीव भी कर लिया आपने, और आपने ड्यूरिंग फॉलोइंग प्रिकॉशंस जो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किए, उस हिसाब से आपने अगर वर्कआउट आपका कंटिन्यूस भी रखा और साइड बाय साइड योगा भी रखा, दैट इज ऑल्सो फाइन। वेट ट्रेनिंग हार्मफुल नहीं है किसी भी तरीके से। जैसे कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे अभी मेरी गायनी ने यही बोला था कि स्क्वाट करना है आपको बैठ के, मतलब उन्होंने टेक्निक सिखाई थी हमें कि ऐसे करना है। तो मैं अभी रिलेट कर पा रही हूँ कि पहले के टाइम में जो विमेन होती थी वो नीचे बैठ के खाना बनाती थी। सब्जी घंटों काट रही हैं, वो नीचे बैठ के करती थी, एक वुडन उस पे होती थी बैठ के,
और घंटों खाना भी नीचे बैठ के बन रहा है, पोछा लग रहा है, तो वो तो उनका उसी में वर्कआउट हो जाता था, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी पहले ज़्यादा हुआ करती थी। मैं थोड़ा रिलेट कर पा रही हूँ, अभी के टाइम में सब कुछ बहुत चेंज हो गया है और हर का अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी नीड है, तो इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है most of the cases। क्योंकि ये चीज को मैं क्यों बिलीव करती हूँ ना, देखो अभी उस टाइम का वो नीड था, वो गया, ठीक है। अभी के टाइम पे क्या है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फैसिलिटीज यूज मत करो, यूज द फैसिलिटीज जितने हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम उतना चीजें इंप्रूव कर पाते डे टू डे लाइफस्टाइल में, करियर में ग्रोथ कर पाते वगैरह, राइट। बट फिटनेस को भी एक पार्ट बना दो ना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। डिस्पाइट अभी क्या हो गया ना प्रॉब्लम, कि जब तक लोगों को अपना फैट वो इस पे दिखता नहीं ना वेइंग स्केल पे, कि अरे मैं ओवरवेट लग रही हूँ, अरे यार मैं ड्रेस में फिट नहीं आ रही हूँ, तब तक वो जिम ज्वाइन करेंगे ही नहीं। ये माइंडसेट हटाना है। आप स्किनी रहो, एक ना लाइफस्टाइल बना दो। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे ना कि जो कॉर्पोरेट्स पे वो टॉप के लेवल पे, लाइक सीईओ डायरेक्टर पोजीशन पे, सुबह सुबह 6 बजे आके पहले वर्कआउट करेंगे। दे विल स्टार्ट देयर डे विथ वर्कआउट, फिर बाकी का जो काम है वो देख लेंगे। उनको देख के, और ऐसा भी नहीं कि यंग एज के हैं, दे आर लाइक अराउंड 50-55 मिड एज, मतलब वो एज के, दे आर फिट एंड फाइन। उनको सारा वर्कआउट आता है, बट उनको वो लाइफस्टाइल इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पता है कि अगर लॉन्ग रन तक चलना है ना, आपको 70-80 साल तक, 90 साल तक अगर चलना है, तो ये अभी से इम्पोर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? एक बेसिक सवाल जो हम बहुत अर्ली एज में शुरू करते हैं, मतलब जितना ज़्यादा टाइम आप बैंक में पैसा रखोगे उतना अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, जितना ज़्यादा टाइम तक रखोगे। फिटनेस का भी वैसे ही है। सब लोगों को पता है कि जितना आप अर्ली एज से स्टार्ट करोगे इन्वेस्टमेंट करना, और जितना ज़्यादा टाइम तक पैसा रखोगे कहीं पे भी, SIP हो जाए, म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ भी हो जाए, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। फिटनेस का भी सेम है। आपको अगर लॉन्जिटिविटी चाहिए, मतलब आपको लॉन्गर टर्म तक आपका फिटनेस चाहिए, कि आप अच्छे से जब आप 50-60 साल के हो रहे हो तो आप अच्छे से उठ पा रहे हो, बैठ पा रहे हो, अपने पोते पोतियों के साथ मतलब अच्छे से खेल पा रहे हो, पार्क में जा पा रहे हो, ये बेसिक है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो आपने इतने ड्यूरेशन में आपके खुद के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की है। फिटनेस में स्क्वाट्स क्या है? आप जो चेयर पे बैठते हो नॉर्मली, ठीक है, वो अगर आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, अच्छे फॉर्म एंड टेक्निक के साथ, आपको लगता है कि 60-70 साल की उम्र में आपको कुर्सी पे इस तरीके से मतलब वो ये लगेगा, सपोर्टिंग चेयर जो रहता है, नहीं लगेगा। आपने मिलिंद सोमन का वगैरह एग्जाम्पल देखा रहेगा। तो वो लोग कैसे फिटनेस मेंटेन कर पा रहे। अभी के टाइम पे ना ये एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है कि फिटनेस लाइफस्टाइल रखना, कि ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल उस तरीके का नहीं है जैसे पहले के ज़माने में होता था। अभी हमें ये ऐड करना ही पड़ेगा रूटीन में, कि वो एक पर्टिकुलर गोल को लेके नहीं कि शादी है तो मैं फैट लॉस करूँगी, या फिर मुझे अभी बीच रेडी होना है, मतलब गोवा जाना है तो मेरे को उसके लिए फिजिक बनानी है अच्छी, तो या फिर लड़कों का भी सेम, कह रहे नहीं मैं अच्छा दिखूँगा, वो है ठीक है, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। बट जो एक जर्नी रहती है ना, वो तुम कंसिस्टेंटली रखोगे ना, तुमको बाय प्रोडक्ट बहुत अच्छे अच्छे मिलते जाएंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अलग अलग लेवल पे मिलेंगे। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसमें, जैसे एज 30-35 क्रॉस होता है ना, यू स्टार्ट सीइंग सिम्टम्स इन योर बॉडी, राइट। मेंटली हो जाए, फिजिकली हो जाए, योर बॉडी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट नाउ, अदरवाइज शी इज रिंगिंग द बेल, राइट, कि अरे कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो। क्योंकि आई एम गिविंग यू माई मॉम्स एग्जाम्पल, सुनना नहीं, पहले के टाइम पे शी वॉज वेरी एक्टिव, अभी भी बहुत एक्टिव है, बट मूवमेंट्स बराबर से नहीं हो रही है, या फिर ओवर एग्जैगरेट किया है चीज़ें, वर्कआउट को रूटीन में नहीं लाया है, हंसी मजाक बनाया गया था वर्कआउट का, कि अरे नहीं जिम में जाके कौन वर्कआउट करेगा, या फिर कौन ये करेगा, कौन मेंटेन करेगा, हम तो
हम 2 बच्चों की माँ है तो हम तो ऐसे ही है कि नहीं। ये आपने भी सुना रहेगा, बहुत बार सुनने को मिलता है, ये कॉमन है, मैं इसलिए ये एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ। बट अभी जब उसको हॉस्पिटल में जाके पैसा देना पड़ा ना कि फिजियोथेरेपी का, जब उसको मोनोपॉज हुआ उसके टाइम पे उसको जितना दिक्कत हुआ, जितनी भी डॉक्टर के पास गई है, हर डॉक्टर ने उसको वही सजेस्ट किया है कि स्टार्ट वर्किंग आउट। व्हाई नॉट नाउ? मुझे यही सवाल आता है हमेशा कि डॉक्टर जब तक पर्ची पे लिख के नहीं देगा कि आपको वर्कआउट करना जरूरी है, तब तक क्यों लोग जरूरी नहीं समझते? हाँ, समझनी तो चाहिए। वही हमने ये भी देखा है कि जो हमारी एक्ट्रेस होती हैं वो लोग बहुत एक्सरसाइज करती हैं, मीन्स कि 3-4 आवर्स तक रेगुलर एक्सरसाइज में होते हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज में होते हैं। तो क्या उनका बॉडी बहुत सुडौल होता है, मीन्स कि वो वर्कआउट वैसे कर रहे हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि हम किस लेवल पे वर्कआउट वैसा करें कि एक फीमेल को, एक फीमेल बॉडी जो होती है, सो कॉल्ड फीमेल बॉडी और मेंस्कुलिन बॉडी, तो इसमें जो आता है वर्कआउट से वो क्या होता है, यानी क्या हम करें कि वो एक सो कॉल्ड फीमेल बॉडी एक जो डिफाइन की जाती है वो कैसे मिलता है? सॉरी, फिटनेस बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो फीमेल एक्ट्रेस है, तो अगर आप उनका रूटीन चेक करोगे तो उनके पास ना प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट रहता है, प्रॉपर घर पे कुक भी न्यूट्रिशनिस्ट टाइप रहता है जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन समझ में आता है, प्लस उनके फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, प्लस रिकवरी सेशंस होते हैं, प्लस योगा मेंटल हेल्थ के लिए वगैरह वो करते हैं, वेट ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। अभी ये सारी चीजें जो है ना उनको उसमें डालना पड़ता है क्योंकि उनका काम ही वो है, उनका फेस ही उनका प्रोडक्ट है कि नहीं? तो इसलिए उनको उतना टाइम एफर्ट डालना पड़ता है। अगर हम उतना डाल पाए तो हमारी भी बन जाएगी, बट उतनी ड्यूरेशन में बनेगी क्या? अभी नहीं। सिमिलरली आप आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना उसको लेके कितना पेशेंस रख रहे हैं। आप अगर सोच रहे कि 3 महीने में ही हो जाएगा या फिर 1 साल में ही हो जाएगा, वैसे नहीं होता है, लेकिन तो उन्होंने बहुत कम उम्र से उनका जो लाइफ स्टाइल रहता है ना वो बहुत कम उम्र से उन्होंने वो देखा है, जी रहे ऑलरेडी, और उनको उस चीज को अडॉप्ट करने में थोड़ी भी शर्म नहीं आएगी क्योंकि उनको वो चाहिए लाइफ में। तो वो जो लाइफस्टाइल मेंटेनेंस का उनका जो गोल है ना वो कम टाइम में इसलिए अचीव हो पाता है या फिर मेंटेन रह पाता है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल वैसे ही रहा है, पहले से वो वैसे ही देखते आए हैं। बट अपना जो लाइफस्टाइल रहता है, अब हमने बचपन से बहुत अलग लाइफस्टाइल देखा है, और नया लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, उसको रूटीन में लाना और फिर ट्रांसफॉर्म होना डेफिनेटली आएगा। आई कैन गिव यू गारंटी ऑन देयर इज अ फीमेल सोनाली स्वामी करके, शी मस्ट बी 50-55 years old. लुक एट हर बॉडी, आई एम्ब्रेस हर बॉडी। मतलब इतनी खूबसूरत बॉडी किसी की कैसी हो सकती है, प्रॉपर डिफाइंड मसल्स, और शी इज अ प्रोफेशनल एथलीट एज वेल। वो पहले कॉम्पिटिशन भी खेल चुकी है। बट ये जो रहता है ना, अभी उसने कितने साल डाले, व्हेन शी गॉट मैरिड, उसका बेबी हुआ, उसके बाद उसने ट्रांसफॉर्मेशन लाना बॉडी में चालू किया। टिल देन शी इज कंसिस्टेंट। 10-15 साल के बाद उसने ये कम से कम अचीव किया, उससे भी ज्यादा नहीं। तो उतना टाइम अपने को पेशेंस रखना पड़ेगा अगर वो चीज अचीव करनी है तो। अगेन मैं उसी चीज पे आऊंगी, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइफस्टाइल चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शॉर्ट टर्म गोल के लिए जाओगे कि 3 महीने में ये चीज अचीव करनी है तो कभी अचीव नहीं होगी, अचीव की तो भी वो शॉर्ट टर्म ही रहेगी। बाद में क्या, बाद में वड़ा पाव खाएंगे, समोसे खाएंगे, लेकिन बट अगर आपने वो आदत ही लगा दी, अभी घर वाले जैसे बोलते हैं हमेशा इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, दर्द तो होता है कि अरे यार पैसे अभी खर्च नहीं करूंगी तो कब करूंगी। लेकिन ये सेम कंसेप्ट है कि अरे मैं अभी मजे नहीं करूंगी तो कब करूंगी। बट मजे करो तुम, बट थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करो अपने हेल्थ में, अपने वेल्थ में, ताकि वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक आपको जो रिटर्न मिल रहा है ना वो अच्छा रहे। आपको एकदम से ऐसा कुछ डिसीजन ना लेना पड़े जिससे आपको रिग्रेट हो। जैसे मैंने बहुत सारी फीमेल्स को ये भी सुना है कि स्ट्रेस की वजह से कि इतना फैट हो गया है कि मैं सर्जरी करा ली थी।
विच इज नॉट राइट फॉर योर बॉडी। ये एक्सट्रीम लेवल तक जाना ही क्यों है? आप अभी बोल रहे हैं कि कुछ चेंजेस कर सकते हैं आप। तो देखिए, डॉक्टर लोग का देखा जाता है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है और एक क्या प्रॉब्लम है नहीं है वो वर्कआउट हो जाता है। लेकिन जिम के लिए अगर हम जाना चाहते हैं, एक्सरसाइज के लिए जाना चाहते हैं, तो एक होता है कि हमें जिम जाना पड़ेगा पहले। मतलब एक माइंड सेट ही नहीं हो पाता है कि मुझे जिम जाना है, पूछने के लिए कि कौन सा एक्सरसाइज सही रहेगा मेरे लिए। तो क्या ऐसा कोई फॉरम है जहाँ पे हम कंसल्ट कर सकते हैं पहले ही कि अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, अपनी हेल्थ इश्यूज बता सकते हैं, और फिर हमें वो सजेस्ट करे कि आपके लिए वर्कआउट सही है नहीं है, और कौन सा वर्कआउट ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मे बी शायद मेरे लिए योगा ही, मेडिकल कंडीशन से योगा ही सही रहे या वर्कआउट सही रहे। तो इसके लिए क्या हमें ऐसा कोई आपके यहाँ फॉर्म है या कुछ वर्कआउट होता है? जनरली देर आर प्लेटफॉर्म्स इन द मार्केट जहाँ पे बेसिक आपको एक BMI वगैरह डाला, आपने आपकी बॉडी मेजरमेंट वगैरह डाला, फैट परसेंटेज आपको मिल जाते हैं, तो आपको एक थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आता है। बट इट इज ऑटोमेटेड सिस्टम, देर इज नो काउंसलिंग प्रोसेस। बट व्हाट यू सेड आई अंडरस्टूड कि ये चीज मार्केट में प्रॉपर वैसी नहीं है जैसे डॉक्टर के पास जाके फ्लैक्टो में जैसे होता है कि आप फोन कॉल बुक करके वगैरह एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रॉपर कर सकते हो, है कि नहीं? तो अगर वो चीज अगर मैं जल्द से जल्द चालू कर पाऊँ तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें जो भी है एरिया भले ही नियर बाय जितने भी लोगों तक मैं पहुंच पाऊँ, उनको गाइडेंस कर पाऊँ, उनको काउंसिल कर पाऊँ कि वाई फिटनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। इवन इन कमिंग डेज मैं उसका अवेयरनेस क्रिएट करने का सोशल मीडिया पे मतलब ट्राई करने वाली हूँ। बट दैट्स अ वेरी गुड आइडिया जिसमें हम ईच एंड एवरी पर्सन को प्रॉपरली काउंसलिंग दे सकते हैं। So we'll definitely come up with that thing in future. और आपका जिम कहाँ पे होगा, उसका डिटेल कैसे मिलेगा? हमारा जो जिम है जो एमिनोरा क्लब द फन क्लब करके है एमिनोरा टाउनशिप में, तो वहाँ पे अल्फा फिटनेस करके जिम है। वहाँ के उसके अंदर एक हेल्दी एमी कैफे भी है, तो जहाँ पे आपको जिस तरीके का भी यूज चाहिए ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक वो भी मिल जाता है। और जिम में आपको सुबह 5:30 से लेके रात के 10 बजे तक ऑपरेशनल रहती है, और संडे को 2 बजे तक ऑपरेशनल रहती है। और मैं भी पूरा टाइम जिम में ही रहती हूँ, तो आपको अगर कुछ भी गाइडेंस या फिर हेल्प लगेगा तो, या फिर काउंसलिंग लगेगा, तो हेल्थ प्रोफेशनल्स भी है जो आपको गाइड करेंगे आपके वर्कआउट को लेके वगैरह, कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा क्या नहीं ठीक रहेगा, किस लेवल तक आपका वर्कआउट जाना जरूरी है वगैरह, मेडिकल कंडीशन से लेके। तो वो भी हो सकता है। न्यूट्रिशन इंजीनियर। Yes. अगर आप अनश्योर हो जिम लगाने को लेके कि बहुत सारे डाउट्स है दिमाग में कि कैसे हो पाएगा, या फिर बहुत सारे मिथ्स है अगर कि ये चीजें बराबर है नहीं है, तो एक बार आप कंसल्टेशन के लिए आ सकते हो। इट इज टोटली फ्री, जिसमें आपको मैं पर्सनली बैठ के आपको गाइड कर दूंगी कि किस तरीके का आपको वर्कआउट प्लान आप बना सकते हो, किस तरीके का आप न्यूट्रिशन प्लान बना सकते हो, और अल्फा फिटनेस आपको किस तरीके से हेल्प करेगा आपके फ्यूचर गोल अचीव करने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल फॉर हैविंग मी हियर कि आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया। एक दिस इज स्टार्ट की अवेयरनेस क्रिएट हो, लोगों को जितने लोगों को पता चले। एंड दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम यू एज वेल कि जितने भी फीमेल वॉचर्स है अपने, जितने भी फीमेल व्यूअर्स है, तो उनको जितना ये गाइडेंस मिलेगा उतना कम है, और हम अगर एक दूसरे के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मुझे ये प्रेफर इसलिए नहीं करना था कि बहुत सारे महिलाएं या पुरुष जिम इसलिए नहीं जाते हैं कि जिम जाना है, वर्कआउट करना है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन बहुत सारे अवेयरनेस है, अभी बहुत लोग हेल्थ के प्रति जागरूक है, लेकिन उतना ही संख्या है कि नहीं जी क्यों। तो इसके लिए हमें बात करनी थी। वही है कि मतलब अभी पहले जैसे लॉकडाउन के पहले जो समय आया था उस टाइम पे जिम को उतना भी मतलब ऊपर नहीं रखा जाता था, ऑनलाइन फिटनेस उतना कंसिडर नहीं किया जाता था। बट अभी कंपैरेटिवली चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है, आगे और होगा, ऑब्वियसली होगा। अगर 2030 तक अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत ही ज्यादा चेंजेस हमें इंडिया में दिख सकते हैं फिटनेस को लेकर। अभी
पहले के मतलब पहले के जनरेशन में अगर हमारी जनरेशन की बात करें तो 11th-12th स्टैंडर्ड में हमें वर्कआउट का नाम नहीं पता था, हम नहीं करते थे, हम कॉलेज जाते थे, वी वर फिट एंड फाइन, तो हमें इतना ये नहीं रहता था। बट अभी के जो है जेएनजी स्टूडेंट जिनको बोलते हैं, तो वो स्कूल टाइम से या फिर कॉलेज टाइम से ही वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, तो वो अभी से इन्वेस्टमेंट करते हैं उन चीजों में, तो वो अवेयरनेस ऑलरेडी शुरू हो गया है समझो। अभी वो अवेयरनेस सिर्फ लैक कर रहा है अपने ही जनरेशन में, एक्चुअली अपने और अपने से ओल्डर जनरेशन में। यंगर जनरेशन इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉलोइंग इट। जो अपना और अपने ऊपर का जनरेशन है उनको अवेयरनेस फैलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको ही ज्यादा जरूरत है वर्कआउट की, लॉन्जेटिविटी के लिए, मतलब लॉन्ग टाइम की सस्टेनेबिलिटी की। अभी के टाइम में एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल चलता है बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए, और एक चीज और है कि हम क्या एक्सरसाइज से एक पर्टिकुलर जगह का भी फैट रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे बेली फैट हुआ, बाजू का हुआ, ऐसा कुछ है? स्पॉट रिडक्शन एक्चुअली बहुत लोगों में मिसकंसेप्शन है, बट स्पॉट रिडक्शन जनरली इट्स अ मिथ। स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है, आपका जो फैट लॉस होता है ना, आपके बॉडी में मसल्स ऑलरेडी है, जो है वो ऑलरेडी है, यू कैन चेंज दैट, ठीक है। एक स्ट्रक्चर रहता है, स्केलेटन का एक स्ट्रक्चर है, मसल्स का एक स्ट्रक्चर, तो वो ऑलरेडी है। तो आप क्या कर रहे हो, जब फैट लॉस कर रहे हो ना, तो आप न्यूट्रिशन जो ले रहे हो, तो उससे आपका ओवरऑल बॉडी का फैट इंक्लूडिंग योर फेस फैट, अभी सबसे ज्यादा बेली फैट लास्ट में क्यों जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टबर्न फैट ही उधर स्टोर होता है, राइट, इसलिए उसको टाइम लगता है जाने के लिए। बट डज दैट मीन कि बेली फैट स्पॉट रिडक्शन कर पाएंगे, एप्स करके हो पाएगा? नहीं, वैसे नहीं होता है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही जाना पड़ता है, जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान, 70% न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करना प्रॉपरली, जो आपके लाइफ स्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस एक प्रॉपर वर्कआउट। अभी वेट ट्रेनिंग क्यों? क्योंकि वो आपके मसल्स जो है डेफिनेशन में टोन्ड लगे, ना कि आप एकदम स्किनी दिखे। एकदम फैट लॉस कर लिया तो आप एकदम लूज स्किन लगेगी आपकी, राइट, तो वो आप पॉसिबल हो कर सकते हो लूज स्किन अवॉइड करना वगैरह वेट ट्रेनिंग से। तो आप उसका अगर कॉम्बिनेशन परफेक्टली रखते हो तो आपको 3 to 6 मंथ में बहुत अच्छा रिजल्ट दिख जाता है पूरे ओवरऑल फिजिक में। और बेली का जो है पर्टिकुलरली अगर देखा जाए, उसको टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वहां पे किसी किसी का जो रहता है डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन बॉडीज रहती है, राइट। तो किसी किसी का अपर बॉडी में स्टोर होता है, किसी किसी का लोअर बॉडी में होता है, किसी का सेंटर में होता है एब्डोमेन। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द बॉडी टाइप। कुछ लोग लोअर बॉडी फैट जल्दी लूज कर लेंगे, कोई अपर बॉडी जल्दी लूज कर लेंगे, तो हर किसी की बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है वो। आप सिर्फ एक न्यूट्रिशन प्लान और एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान फॉलो करो, आपका ओवरऑल फैट लॉस होगा, स्पॉट रिडक्शन नहीं। फैट लॉस की तो हम बात करते हैं, जैसे बॉडी आप बता रहे कि सबका बॉडी अलग अलग होता है, एक एक तो ये तो फैट लॉस की बात कर रहे हैं हम, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वेट गेन ही नहीं होता है, तो वो एक्सरसाइज से क्या किया जा सकता है उस चीज को ठीक? उसमें अगेन न्यूट्रिशन का पार्ट बहुत बड़ा प्ले होता है कि आप दिन भर में खा क्या रहे हो, ठीक है। अगर आपका खाना ही कुछ भी नहीं है और आप एक्सेसिव वर्कआउट ही कर रहे हो सिर्फ, तो फैट लॉस में भी और वेट गेन में भी वो ठीक नहीं है, ठीक है। आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी में होना जरूरी है, एक बेसिक डे टू डे लाइफस्टाइल एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। तो वेट गेन के लिए मैं एक सजेशन क्या दूंगी, जो मसल गेन जिनको करना रहता है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करो, जो आपके इसमें कैलोरीज में जो बताया है। सिमिलरली जैसे आप फैट लॉस में 50-50 कैलोरीज ड्रॉप करते हो, जितना आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर रहता है वो मेंटेन करके, सिमिलरली आप जब वेट गेन कर रहे हो, आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर देख के, आपका बीएमआर देख के, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो रहता है उसको देख के आप धीरे धीरे आपका न्यूट्रिशन इंक्रीज कर रहे हो। सिमिलरली हाइपोट्रॉफी के ऊपर फोकस कर रहे हो। हाइपोट्रॉफी एज इन क्या कि वेट प्रोग्रेशन मतलब अभी आज सपोज आपने 30 kg का डंबल प्रेस मारा है, चेस्ट प्रेस मारा है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आ रहे हो जिम में और ट्राई कर रहे हो, तो यू आर मेकिंग श्योर कि 35 जाए, एटलीस्ट 32 जाए। इवन इफ देर इज अ 1.2% एक्स्ट्रा,
दैट इज ऑल्सो फाइन, बट वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड हमेशा होना चाहिए। या तो फिर रेपिटेशन में एक्स्ट्रा डालो या तो फिर इसमें एक्स्ट्रा डालो, और जितना आप बर्न कर रहे हो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलोरीज का, तो वो सब कैलकुलेशन का गेम है और कंसिस्टेंसी का। जितना परफेक्ट कैलकुलेशन, जितना परफेक्ट कंसिस्टेंसी और बिलीविंग इन द प्रोसेस। बहुत सारे लोग अगर महीने भर में रिजल्ट नहीं दिखा हार मान जाते, तो सिर्फ प्रोसेस पे बिलीव करो कि नहीं होगा करके करना है, ठीक है। जब 2 महीने 3 महीने, अभी किसी किसी का मेटाबॉलिज्म एक्चुअली स्लो रहता है स्टार्टिंग में, तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होने के लिए महीना भर लग जाता है, किसी किसी को 2 महीने लग जाएगा, क्योंकि वो लाइफस्टाइल इतना डिफिकल्ट है पहले का, तो डायरेक्टली तो रिटर्न नहीं आएगा, राइट। तो थोड़ा सा एक प्रोसेस में से जाना पड़ेगा। बॉडी उतना सपोर्ट नहीं करती स्टार्टिंग में कि जितना वेट उठा पाते हो आप पहले ही दिन, आपने कंपेयर किया रहेगा कि 2-3 महीने के बाद आप उससे ज्यादा ही उठा पाते हैं, लेकिन तो वो जो प्रोग्रेशन रहता है, तो हमें बॉडी को भी उतना टाइम देना पड़ता है कि समझने के लिए, उसको भी समझने के लिए कि कुछ नया चीज सीखने वाली है, राइट, और कुछ नई चीज अडाप्ट करने वाली है, तो धीरे धीरे जो भी है, तो इस तरीके का प्रोसेस होती है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे सर्जरीज भी होते हैं, वो डॉक्टर के द्वारा किए जाते हैं कि फैट को रिड्यूस कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है बेली फैट को। तो जब हम वो एक ऑपरेशनल हो गया, फिर उसके बाद हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तो क्या वो फैट जो पहले कट किया गया है वैसे फिर से आ सकती है अगर हम ऑपरेशन में जाते हैं तो? जी बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने फैट लॉस किया, हाँ, फैट लॉस में भी आपकी चर्बी घट गई, आपका फैट चला गया, राइट, बट फिर से क्यों आया? क्योंकि वो लाइफस्टाइल कंटिन्यूस मोशन में नहीं था, वो बंद हो गया उसके बाद, इसलिए वो बाउंस बैक हो गया फिर से, ठीक है। आप फिर से जैसे थे वैसे हो गए, आपने वो कंप्लीट नहीं किया कंटिन्यूसली, राइट। तो सर्जरी में भी क्या रहेगा कि आप, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। टेम्पररी सॉल्यूशन मतलब आपने निकाल दिया फैट, बट उसको मेंटेन करने के लिए भी वो डॉक्टर्स लोग यही सजेस्ट करेंगे कि आपको एक लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। वो लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तभी ये चीज बराबर से रहेगी। तो ये पार्ट ही है लाइफ का, ये यू हैव टू एक्सेप्ट कि लाइफ मतलब कुछ भी शॉर्टकट, इनफैक्ट उसके साथ जो सर्जरीज वगैरह, उसके साथ जो अलग कॉम्प्लिकेशन आएंगे, मे बी हार्मोनल चेंजेस हो गया या फिर एनी अदर टाइप ऑफ चेंजेस, और बॉडी को तो आदत ही, अभी जैसे वेट ट्रेनिंग में क्या होता है, आप धीरे धीरे लॉस करो, 1 महीने में 3 kg के ऊपर लॉस भी नहीं कर पाओगे, 2 kg to 3 kg के बिटवीन होने, ठीक है। 1 महीने में उतना लॉस किया तो तुम्हारी बॉडी भी थोड़ा सा अडॉप्ट कर रही है, जो भी आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, कि अच्छा ठीक है तेरा एनर्जी लेवल इस तरीके से रहेगा, अच्छा ठीक है तू अभी नेक्स्ट मंथ में और अच्छा उठा सकती है वेट, ठीक है। अभी मेंटली भी हो गया, फिजिकली भी हो गया, बट अभी फैट लॉस में क्या हो गया, सडन रिडक्शन हो गया, तो वी डोंट इवन नो कि वो क्या क्या हार्मोनल चेंजेस आ जाएंगे या फिर माइंडसेट किस तरीके से रहेगा। तो वो बहुत डिफिकल्ट फेज है, तो मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी। एक हेल्दी वे जो भी रहता है ना, वो सस्टेनेबल वे ही रहता है। अभी अगेन आई इंक्लूड दिस एग्जाम्पल टू द फाइनेंस एग्जाम्पल जो मैंने पहले दिया। देर आर फ्यू टाइप ऑफ एसआईपीज, जैसे लार्ज कैप एक स्मॉल कैप एक एसआईपीज रहती है, जिसमें आपको खतरा बहुत है बट रिटर्न भी ज्यादा है, ठीक है। तो वुड यू लाइक टू टेक दैट खतरा, राइट, मतलब आप बैलेंस करने का सोचते हो, तो ये सेम है, ये चीज भी सेम आती है कि आपको कितना उसको लेके डिफिकल्टीज हो सकती है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, वो चीज नहीं जानी चाहिए। 1-2 साल लगेंगे ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, बट एक लाइफस्टाइल सेट हो जाती है और उसको एक रूटीन बना के अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए। अभी का मैं बहुत क्विक आंसर चाहूंगी इस पे, तो जिसको मैं रैपिड फायर राउंड कहती हूँ अपने एपिसोड में, जिसमें कि अगर आपके पास 5 मिनट का वर्कआउट करने का टाइम है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? वर्कआउट नहीं मिलता, हाँ, आई प्रेफर ओवरहेड प्रेस, कंपाउंड मूवमेंट, स्क्वाट्स कंपाउंड मूवमेंट, और केटल बेल स्विंग एंड बर्पी।
कि 5 मिनट में हो जाएगा? हाँ हो जाएंगे, वो फंक्शनल में ऐड कर दूंगी फटाफट फटाफट। ओके। एक फूड वन फूड आइटम जो कि आप कभी नहीं खाना चाहेंगे? शुगर, नेवर एवर। मॉर्निंग एक्सरसाइज या इवनिंग एक्सरसाइज, कौन सा बेहतर है? आई प्रेफर मॉर्निंग एक्सरसाइज, क्योंकि इवनिंग में बहुत सारी थकान वगैरह रहती है, सो समटाइम्स यू मेक एक्सक्यूज करे यार आज नहीं जाते वर्कआउट के लिए। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जो भी चीज आपको डिफिकल्ट लगती है लाइफ में वो कंप्लीट करके खत्म करो। वर्कआउट है तो वो वर्कआउट करके खत्म करो। आपका फेवरेट वर्कआउट मोड? चेस्ट प्रेस। लास्ट क्वेश्चन के रूप में अगर हम देखें तो आप एज अ बिगनर जो सोच रहा है कि जिम जाए ना जाए, तो एज ए ट्रेनर आप क्या उनको सजेशन देंगे और ओवरऑल क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? ओके, तो जितने भी फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, जिम को जाना है, प्लीज डरिए मत। आपको जो भी सवाल आते हैं लोगों को पूछिए, ट्रेनर हेल्प करने के लिए होते हैं। पहले का टाइम अलग था कि जहाँ पे मे बी ट्रेनर सर्टिफाइड नहीं रहते थे, बट अभी मैक्सिमम जिम जस्ट सर्टिफाइड ट्रेनर्स ही हायर करती है। तो एजुकेशनल कंसेप्ट के हिसाब से वगैरह जिम बहुत अच्छी तरीके से अभी गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करती है। तो कोई भी झिझक ना रखे, जिम में आइए, इंक्वायरी कीजिए और आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कीजिए। अगर कोई चीज फिटनेस में आपको चेंज करना हो तो आप वो क्या करेंगे? मैं पर्सनल ट्रेनर का जो मार्केट में नेम है वो चेंज करना चाहूंगी, मतलब आई इलैबोरेट दिस इन अ गुड वे, क्योंकि लोगों को पर्सनल ट्रेनर्स को ना उतना रिस्पेक्ट नहीं मिला जाता है जितना डॉक्टर्स या फिर बाकी सारे प्रोफेशनल्स को मिला जाता है। इनफैक्ट पर्सनल ट्रेनर्स आर दोस्त जो आपको हॉस्पिटल तक जाने नहीं दे रहे, आपको उतना फिट रखने के लिए हेल्प कर रहे। और मैंने देखा है, इनफैक्ट मेरी टीम भी मतलब सुबह 5-5:30 बजे से आके इतना मेहनत करती है, लोगों को ट्रेन करती है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन गाइडेंस से लेके वर्कआउट गाइडेंस से लेके उनका ईच एंड एवरी ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रैक रखती है। तो इतना मेहनत अगर कोई आपके पीछे कर रहा है किसी चीज के लिए और उसको अगर फिटनेस इंडस्ट्री में एडमायर नहीं किया जा रहा है या फिर उसको जस्ट नॉर्मल एक देखा जा रहा है कि हाँ ट्रेनर है करके, तो वो एक चीज में अगर फिटनेस इंडस्ट्री में अगर मुझे कुछ बड़ी अचीवमेंट मिलती है, अगर कुछ चेंज करने को मिलता है तो आई डेफिनेटली चेंज दैट। बिल्कुल, जरूर कर पाएंगी। और थैंक यू फॉर कमिंग एंड आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी वर्कआउट, फिटनेस, डाइट एंड वुमेन हेल्थ के ऊपर। तो कुल मिला के हम अगर देखें तो हमें एक्सरसाइज आज से शुरू कर देना चाहिए और जो कर रहे हैं रेगुलर रहे और आने वाले दिन में आपके स्वास्थ्य और सुरक्षित रहे। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।